जब सरदार जितेंद्र ने एकलव्य की तरफ काले रंग के बॉक्स को बढ़ाया तो सभी लोग काले रंग के बॉक्स को देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ जब एकलव्य ने काले रंग के बॉक्स को देखा तो एकलव्य ने सरदार जितेंद्र से कहा, सरदार जितेंद्र जी ये क्या है। जब सरदार जितेंद्र ने एकलव्य की बात सुनी तो सरदार जितेंद्र ने एकलव्य से कहा, दोस्त एकलव्य तुम ही क्यों ना बॉक्स को खोलकर देख लेते हो। जब एकलव्य ने सरदार जितेंद्र की बात सुनी तो एकलव्य बिना देर किए हुए काले रंग के बॉक्स को लेने के लिए जितेंद्र की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर में एकलव्य ने जितेंद्र के हाथ से काले रंग की बॉक्स को लिया और बिना देर किए हुए काले रंग के बॉक्स को खोल दिया। जब सभी लोगों ने एकलव्य को काले रंग की बॉक्स को खोली हुई देखा तो सभी लोगों ने अपनी निगाहें काले रंग के बॉक्स के ऊपर जमा ले और अपने आप से कहने लगे, क्या है काले रंग के डिब्बे के अंदर, एकलव्य जल्दी से खोलो। जब सभी लोग अपने मन में ये सब कह रहे थे तभी एकलव्य ने देखा कि काले रंग की बॉक्स के अंदर एक पीले रंग का कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। जब एकलव्य ने कागज के टुकड़े को देखा तो एक लंबी ने बिना देर किए हुए कागज के टुकड़े को काले रंग के डिब्बे के अंदर से बाहर निकला और कागज के टुकड़े को ध्यान से देखने लगा। जब एकलव्य ने कागज के टुकड़े में देखा तो एकलव्य ने जितेंद्र से कहा, सरदार जितेंद्र जी ये कागज का टुकड़ा दिखने में कोई नक्शे जैसा लग रहा है। जब सरदार जितेंद्र ने एकलव्य की बसनी तो सरदार जितेंद्र ने एकलव्य से कहा, हाँ दोस्त एकलव्य ये कागज का टुकड़ा एक नक्श है और ये नक्श कोई मामूली नक्श नहीं है बल्कि ये नक्शा एक ऐसा हथियार का नक्शा है जो कि जिसके पास होगा वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में अपना नाम दर्ज करवा लिखा। जब एकलव्य ने सरदार जितेंद्र की बात सुनी तो एकलव्य ने सरदार जितेंद्र से कहा, सरदार जितेंद्र जी जब आपके पास उस हथियार को ढूंढने का नक्श है फिर आप क्यों नहीं ढूंढ लेते उस हथियार को। जब सरदार जितेंद्र ने एकलव्य की बात सुनी तो सरदार जितेंद्र ने एकलव्य से कहा, दोस्ती क्लब में ढूंढ लेता लेकिन जो तुमने नक्शा पकड़ा है वो आधा नक्शा है और ये नक्श हमें गलती से मिल गया था। इतना कहकर सरदार जितेंद्र ने आगे कहा, तुम्हें पता है एकलव्य की वो हथियार क्या है। जब एकलव्य ने सरदार जितेंद्र की बात सुनी तो एकलव्य ने सरदार जितेंद्र से कहा, नहीं सरदार जितेंद्र जी आप ही बता दीजिए कि वो हथियार कौन सा है। जब सरदार ने एकलव्य की बात सुनी तो सरदार के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और सरदार जितेंद्र ने एकलव्य से कहा, मैं तुमसे कैसी बात कर रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता होगा कि वह हथियार कौन सा है। इतना कहकर सरदार जितेंद्र ने एकलव्य से आगे कहा, दोस्ती क्लब वो हथियार एक तलवार है और उसे तलवार को कटाना तलवार कहते हैं और वह तलवार कोई मामूली कटाना तलवार नहीं है बल्कि एक ऐसे योद्धा की है जिसकी शक्तियां का वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसके बारे में लोग सपनों में सोचते हैं और पशु योद्धा को कहते हैं चंद्रदेव लेवल का योद्धा। जब सभी लोगों ने चंद्रदेव लेवल के बारे में सुना तो सभी की सांसें उनके गले में हाय अटकी रह गई। जब सभी लोग चंद्रदेव लेवल के बारे में सोच रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ जब एकलव्य ने चंद्रदेव स्तर के बारे में सुना तो एकलव्य ने सरदार जितेंद्र से कहा, सरदार जितेंद्र जी आपको पता है कि ऐसे योद्धाओं का हथियार कितना अनमोल होता है। अगर किसी को पता चल गया कि ऐसा हथियार का नक्शा आपके पास है तो ना जाने कितने ताकतवर योद्धा आपके काबिले पर हमला कर देंगे। जब सरदार जितेंद्र ने एकलव्य की बात सुनी तो सरदार जितेंद्र ने एकलव्य से कहा, मुझे पता है एकलव्य इसलिए मैं तुम्हें ये नक्श सौंप रहा हूँ क्योंकि अगर ये नक्शा मेरे पास रहेगा तो मेरा कबीरा कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इतना कहकर सरदार जितेंद्र ने आगे कहा, और दोस्त एकलव्य लहर काबिले के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था। वो हमला इसी नक्शे के लिए हुआ था क्योंकि इस नक्शे के बारे में लहर काबिले के सरदार भूपेंद्र को ही पता है और लहर काबिले का सरदार कोई और नहीं बल्कि मेरा ही छोटा भाई है जिसने लक्ष्य के लिए अपने बड़े भाई से गद्दारी कर दी है और खूनी दानवों से हाथ मिला लिया है। जब एकलव्य ने सरदार जितेंद्र की बात सुनी तो एकलव्य ने सरदार जितेंद्र से कहा, सरदार जितेंद्र जी अगर आपने मुझे नक्शा दे दिया तो क्या आपका छोटा भाई मुझे जान से मारने के लिए ताकतवर लोगों को नहीं भेजेगा। जब एकलव्य ने सरदार जितेंद्र से इतना कहा तभी सरदार जितेंद्र ने एकलव्य से कहा, एकलव्य जब तक मेरे छोटे भाई को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तुम ना जाने कहां पहुंच गए होंगे। इतना कहकर सरदार जितेंद्र ने एकलव्य से आगे कहा, और अगर तुमने नक्शे को लेना मना कर दिया तो कभी ना कभी मेरा छोटा भाई मुझसे नक्श हासिल करने का, और जैसे ही मेरे छोटे भाई को नक्श हासिल होगा तो खूनी दाना मेरे छोटे भाई से कटाना तलवार का नक्श छीन लेंगे और मेरे छोटे भाई को जान से मार डालेंगे। मेरा छोटा भाई खूनी दानवों की इस चाल को समझ नहीं आ रहा है। मेरा छोटा भाई मुझसे ना जाने किस बात पर दुश्मनी लेकर बैठा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। इतना कहकर सरदार जितेंद्र ने आगे कहा, और हाँ दोस्त एकलव्य अगर खूनी दानवों के हाथों में कटाना तलवार लग गई तो खूनी दानव ना जाने कितने इंसानों को जान से मार डालेंगे और उन दानवों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब एकलव्य ने सरदार जितेंद्र की बात सुनी तो एकलव्य ने थोड़ा सोचते हुए सरदार जितेंद्र से कहा, ठीक है सरदार जितेंद्र जी जब आप इतना कह रहे हैं तो मैं क्या नक्शे को अपना पास रख लेता हूँ। इतना कहकर एकलव्य ने बिना देर किए हुए कागज के टुकड़े को अपनी जादुई अंगूठी के अंदर रख दिया। जब एकलव्य ने कटाना तलवार के नक्शे को अपनी जादुई अंगूठी के अंदर रखा तो एकलव्य ने सरदार जितेंद्र से कहा, अच्छा सरदार जितेंद्र अब मैं चलता हूँ। जब एकलव्य
की बात जान भी आर्यन, असलम, शेखर और बाकी सभी लोगों ने सुनी तो आर्यन और जानवी आगे आए और आर्यन और जानवी ने एकलव्य से कहा, दोस्त एकलव्य, क्या तुम इतनी जल्दी चले जाओगे? तुमने तो कहा था कि तुम हमारे काबिले में कुछ समय रुकोगे। जब आर्यन ने इतना कहा तभी जानवी ने एकलव्य से कहा, हाँ एकलव्य, तुमने मुझसे वादा भी किया था कि तुम मेरे साथ मिलकर मेरा कबीला घूमोगे। जब एकलव्य ने जानवी और आर्यन की बात सुनी तो एकलव्य ने जानवी और आर्यन से कहा, दोस्त, मेरा रास्ता बहुत मुश्किलों से भरा है और मुझे बहुत से वादे निभाना है और अपना बदला भी पूरा करना है और इन दोनों कामों के लिए मुझे ताकतवर बनना होगा। इसलिए मैं अपना सफर जारी रखना चाहता हूँ और अगर मैं ताकतवर नहीं बन पाया तो मेरा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा और मैं मरने के बाद अपनी माँ से नजर नहीं मिला पाऊंगा। जब सभी लोगों ने एकलव्य की बात सुनी तो आर्यन ने एकलव्य से कहा, ठीक है दोस्त एकलव्य, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझता हूँ, लेकिन दोस्त एकलव्य, हमन भूल मत जाना और कभी कभार हमसे मिलने के लिए हमारे काबिले आ जा करना। जब एकलव्य ने आर्यन की बसनी तो एकलव्य ने मुस्कुराते हुए आर्यन से कहा, तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं और मैं तुम्हारे काबिले तुमसे मिलाने आ जाया करूंगा। इतना कहकर एकलव्य ने अपने हाथ सरदार जितेंद्र के सामने जोड़े और सरदार जितेंद्र से कहा, सरदार जितेंद्र जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब बस चलता हूँ। इतना कहकर एकलव्य बिना देर किए हुए धीरपुरा काबिले से जाने लगा। जब एकलव्य कबीले से जा रहा था तो सभी लोग एकलव्य को जाते हुए देख रहे थे। थोड़ी ही देर में एकलव्य सभी की आंखों से ओझल हो गया। जब एकलव्य सभी की आंखों से ओझल हुआ तो सरदार जितेंद्र ने सौरभ से कहा, सौरभ, तुम एकलव्य के बारे में पता करो कि एकलव्य कहाँ से आया था और कौन था। जब सौरभ ने सरदार जितेंद्र की बात सुनी तो सौरभ ने सरदार जितेंद्र से कहा, हाँ सरदार, मैं एकलव्य का जल्दी से जल्दी पता लगाऊंगा कि कहाँ से आया था। जब सभी लोग आपस में बात कर रही थी तो एकलव्य जंगल से होते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। करीब आधे दिन तक आगे बढ़ते रहने के खराब एकलव्य एक पेड़ के आला आराम करने के लिए बैठ गया। तभी एकलव्य ने अपनी जादू अंगूठी से नक्शे का टुकड़ा बाहर निकाला और नक्शे के टुकड़े को ध्यान से देखने लगा। तभी एकलव्य ने नक्शे के टुकड़े में देखा, नक्शे के टुकड़े के ऊपर थोड़े पहाड़, नदी और एक जंगल दिखाई दे रहा था और कुछ रास्ते भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन आगे का रास्ता फटा हुआ था। जब एकलव्य ने आगे का रास्ता फटा हुआ देखा तो एकलव्य ने अपने आप से कहा, मुझे जल्दी से जल्दी इस नक्शे का टुकड़ा ढूंढना होगा। जब एकलव्य एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम कर रहा था तभी एकलव्य को बहुत से लोग रास्ते से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए और सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, दोस्तों, हमें जल्दी करना होगा, हमें लाकड़ा शहर जल्दी से पहुंचना होगा, अगर हमें सम्राट विद्यालय के अंदर दाखिला लेना होगा और अगर सम्राट विद्यालय के इस बार के दाखिले प्यो हो गए तो हम लोग करीब 5 साल तक सम्राट विद्यालय के अगले दाखिले के लिए रुकना होगा। जब एकलव्य ने करीब 10 से ज्यादा लोगों की बात सुनी तो एकलव्य अपनी जगह पर खड़ा हुआ और तेजी से सभी लोगों के पास जाने लगा। तभी एकलव्य ने सभी को रोकते हुए कहा, दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो और सम्राट विद्यालय क्या है? जब सभी लोगों ने एकलव्य की बात सुनी तो सभी में से एक लड़का आगे आया और उस लड़के ने एकलव्य से कहा, दोस्त, तुम्हें क्या पता नहीं है सम्राट विद्यालय में क्या है? जब वो लड़का एकलव्य से इतना कह रहा था तभी एक लाल और काले कपड़े पहना हुआ बुजुर्ग आंखें आया और एकलव्य से कहने लगा, लड़के, तुम क्या सम्राट विद्यालय के बारे में जानते नहीं हो? सम्राट विद्यालय पूरे दक्षिणी इलाके का सबसे ताकतवर विद्यालय है। अगर कोई भी योद्धा सम्राट विद्यालय के अंदर सेलेक्ट हो जाता है वो योद्धा सम्राट विद्यालय से एक ताकतवर योद्धा बनकर निकलता है। जब एकलव्य ने अपने हाथ लाल और काले कपड़े पहने हुए बुजुर्ग की बात सुनी तो एकलव्य ने अपने हाथ लाल और काले कपड़े पहने हुए बुजुर्ग के सामने जोड़े और लाल और काले कपड़े पहने हुए बुजुर्ग से कहा, बुजुर्ग, क्या मैं भी सम्राट विद्यालय के अंदर दाखिला ले सकता हूं? जब काले और लाल कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने एकलव्य की बात सुनी तो काले और लाल कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने ऊपर से नीचे तक एकलव्य को देखा और काले और लाल कपड़े पहने हुए बुजुर्ग अपने मन में कुछ सोचने लगा। तभी लाल और काले कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने अपने मन में कहा, क्या ये लड़का हमारा शैलेश दल सम्राट विद्यालय की तरफ से मैं हिसाब लेने के लिए चलूंगा? वैसे भी हमारा एक योद्धा काम है। इतना कहकर लाल और काले कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने अपने मन में आगे कहा, क्या ये लड़का इतना ताकतवर है कि सम्राट विद्यालय में अपनी जगह बना ले? इतना कहकर लाल और काले कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने आगे कहा, तुम क्या सोच रहे हो आनंद? तुम्हें अपने एक योद्धा की जगह पूरी करनी है, चाहे फिर ये लड़का कचरा ही क्यों ना हो। अगर मैं अपने साथ 10 योद्धाओं को लेकर नहीं गया तो क्या पता सम्राट विद्यालय वाले हमारे दल को प्रतियोगिता से बाहर ही ना कर दे। जब लाल और काले कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने अपने मन में इतना कहा तभी लाल और काले कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने अपने मन में कहा, नहीं नहीं, अगर सम्राट विद्यालय के बुजुर्गों ने हमारे शैलेश दल को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया तो हमारा शैलेश दल कभी भी सम्राट विद्यालय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा।
हमारे शैलेश दाल की बहुत बेइज्जती होगी। इतना सोचकर लाल और काले कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए एकलव्य से कहा, लड़के तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? जब एकलव्य ने बुजुर्ग की बात सुनी तो एकलव्य ने बुजुर्ग से कहा, बुजुर्ग मेरा नाम एकलव्य है और मैं इंद्रगढ़ काबिले से आया हूँ। जब बुजुर्ग ने एकलव्य की बात सुनी तो बुजुर्ग ने एकलव्य से कहा, अच्छा एकलव्य, क्या तुम हमारे साथ लिकारा शहर चलोगे? जब एकलव्य ने बुजुर्ग की बात सुनी तो एकलव्य ने बुजुर्ग से कहा, ठीक है बुजुर्ग, मैं आपके साथ लिकारा शहर तक चलता हूँ। जब बुजुर्ग ने एकलव्य की बात सुनी तो बुजुर्ग ने एकलव्य से कहा, नहीं लड़के, तुम मेरी बात को समझे ना हो। इतना कहकर बुजुर्ग ने आगे कहा, लड़के तुम हमारे दल की तरफ से हमारे योद्धा बनकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए चलोगे। वैसे भी हमारा एक योद्धा काम है, अगर तुम चलोगे तो हमारे योद्धा की भरपाई हो जाएगी, और अगर तुम अकेले जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। वैसे भी सम्राट विद्यालय अकेले योद्धा को प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने दूंगा। जब एकलव्य ने बुजुर्ग की बात सुनी तो एकलव्य थोड़ी सोच में पड़ गया। तभी एकला बने थोड़ी देर बाद बुजुर्ग से कहा, ठीक है बुजुर्ग, मैं आपके दल की तरफ से योद्धा बनकर चलूंगा। जब बुजुर्ग ने एकलव्य की बात सुनी तो गुजर के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तभी बुजुर्ग ने सभी से कहा, चलो तो जल्दी करो, हमें देर हो रही है। जब सभी लोगों ने बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी लोग तेजी से आगे बढ़ने लगे। करीब 4 से 5 घंटे बीतने के बाद सभी को अपनी आंखों के सामने एक शहर नजर आने लगा। जब सभी लोगों ने शहर को देखा तो सभी लोगों ने शहर के अंदर जाने लगे। जब सभी लोगों शहर के अंदर आए तो सभी लोगों ने देखा कि शहर के अंदर बहुत भीड़ मची हुई है। जब सभी लोगों ने शहर के अंदर भीड़ को देखा तो लाल कपड़े पहने हुए लड़के ने बुजुर्ग से कहा, बुजुर्ग नीलेश, यहाँ तो पिछली बार से भी ज्यादा लोग आए हुए हैं। जब बुजुर्ग ने लाल कपड़े पहने हुए लड़के की बात सुनी तो बुजुर्ग नीलेश ने लाल कपड़े पहने हुए लड़के से कहा, देव तुमने सही कहा, इस बार बहुत योद्धा आए हैं प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन देव तुम एक बात का ध्यान रखना, अगर इस बार हम प्रतियोगिता से बाहर हुए तो हम कभी भी सम्राट विद्यालय की प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और हम देव हमन इस बार चाहे एक ही योद्धा क्यों न सम्राट विद्यालय के अंदर जाए, हमें अपनी पूरी ताकत लगनी होगी अपने एक योद्धा को सम्राट विद्यालय का छात्र बनने की। जब सभी लोगों ने बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी लोग बुजुर्ग से कहने लगे, हन बुजुर्ग, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे सम्राट विद्यालय के छात्र बनने की। जब बुजुर्ग नीलेश ने सभी की बात सुनी तो नीलेश ने सभी से कहा, अगर तुम में से कोई एक भी सम्राट विद्यालय का छात्र बन गया तो हमारा दल का नाम चारों तरफ फैल जाएगा और बहुत से छोटे छोटे काबिले और दल हमसे मिलाने लगेंगे। जब सभी लोगों ने बुजुर्ग की बसनी तो सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। बुजुर्ग ने सभी से कहा, चलो जल्दी करो करो, हमने अपने दल का नाम रजिस्टर भी कराना है। जब सभी लोगों ने बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी लोग आगे बढ़ने लगे। वही एकलव्य शहर की खूबसूरती देखकर शहर के अंदर ही खो गया। तभी एकलव्य ने अपने आप से कहा, मैंने कभी भी इतना खूबसूरत शहर नहीं देखा है। एकलव्य को शहर के अंदर अलग अलग नई तरह की चीजें दिखाई दे रही थी और एकलव्य का आदमी तो हो रहा था कि वो जाकर सभी चीजों को खरीद ले। जब एकलव्य सभी चीजों को देख रहा था तभी बुजुर्ग नीलेश ने एकलव्य से कहा, लड़के एकलव्य, तुम क्या कर रहे हो? वैसे भी हमें देर हो रही है, तुम खड़े खड़े कहाँ खो गए हो? चलो हमें जल्दी से अपने नाम को रजिस्टर करवाना है। जब एकलव्य ने बुजुर्ग की बात सुनी तो एकला बुजुर्ग के साथ जाने लगा। थोड़ी ही देर में सभी लोग एक इमारत के पास पहुंच गए। तभी सभी लोगों ने देखा कि इमारत के चारों तरफ भीड़ मची हुई है और सभी लोग धक्का मुक्की करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तभी बुजुर्ग ने सभी से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर जाकर अपने दल का नाम लिखवा कर आता हूँ। इतना कहकर बुजुर्ग इमारत के अंदर जाने लगे। जब बुजुर्ग इमारत के अंदर गए तो वहीं दूसरी तरफ सभी लोग बाहर खड़े हुए। तभी एक लड़की ने हंसते हुए देव से कहा, आ गई कचरों की टोली, देखो अब कचरे भी सम्राट विद्यालय की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आने लगे हैं। जब सभी लोगों ने उस लड़के की बात सुनी तो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। जब देव ने उस लड़के को अपना मजाक उड़ाते हुए देखा तो देव ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अतुल, तेरी इतनी हिम्मत की तो हम लोगों का मजाक उड़ाएं। जब तुमने देव की बात सुनी तो अतुल ने देव से कहा, लो ये देख लो। अब कचरों को भी गुस्सा आने लगा। इतना कहकर अतुल ने हंसते हुए कहा, कचरे हमेशा कचरेदान में अच्छे लगते हैं, सभी के बीच में नहीं। इतना कहकर अतुल ने अपने हाथ से अपनी नाक को पकड़ा और हंसते हुए कहा, कोई इन कचरों को यहाँ से हटाओ, बहुत बदबू आ रही है। इतना कहकर अतुल और अतुल के साथी देव और देश के साथियों का मजाक उड़ाने लगे। जब देव ने अपना और अपने साथियों का मजाक उड़ाते हुए देखा, तू देखेगा, चिल्लाकर कह, तेरी इतनी हिम्मत। इतना कहकर देव ने अपने शरीर से शक्तियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया और अतुल के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लगा। जब देव अतुल के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहा था तभी अचानक से सुरक्षाकर्मी देव और अतुल के सामने आए और देव और अतुल से कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर लड़ नहीं सकते, अगर तुम लोग यहाँ पर लड़े तो हम लोग तुम्हें बंदी बना लेंगे।
जब सभी लोगों ने सुरक्षा कर्मियों की बात सुनी तो सभी लोग अपनी जगह पर ही रुके रह गए। तभी अचानक बुजुर्ग नीलेश देख के पास आया और बुजुर्ग नीलेश ने अपने सामने का नजारा देखा तो बुजुर्ग नीलेश समझ गया कि वहां पर क्या हो रहा था। तभी बुजुर्ग नीलेश ने अपनी निगाहें अतुल के ऊपर की और अपने आप से कहने लगा, अच्छा, जुझार दल भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए इस बार भी आया है। जब नीलेश जुझार दल के बारे में सोच रहा था तभी अचानक एक सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग नीलेश के सामने आया और हंसते हुए नीलेश से कहने लगा, नीलेश, क्या इस बार भी तुम अपने साथ कामजोर योद्धाओं को लाए हो? जब सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग नीलेश से कह रहा था तभी सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग की निगाहें एकलव्य के ऊपर हो गई और सफेद कपड़े पहनना हुआ बुजुर्ग शांत होकर एकलव्य को देखने लगा। तभी सुरक्षित कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने एकलव्य को दिखाते हुए कहा, ये लड़का मुझे बहुत ही रहस्यमयी लग रहा है। जब सफेद कपड़े पहना हुआ बुजुर्ग एकलव्य को देखकर थोड़ा हैरान हो रहा था तभी सभी लोगों को शोर सुनाई देने लगा। जब सभी लोगों ने शोर को सुना तो सभी लोगों ने देखा कि इमारत के ऊपर 3 हरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग आ गए। कभी एक बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, बस कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, उम्मीद है इस बार हमें बहुत ताकतवर योद्धा मिलेंगे। जब इमारत पर खड़े हुए बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, इतना कहा तभी सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने आगे कहा, तो आप सभी लोग मैदान के अंदर आराम से बैठिए, बस प्रतियोगिता कुछ पल में ही शुरू होने वाली है। जब सभी लोगों ने बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी लोग मैदान की तरफ जाने लगे। थोड़ी ही देर में एकलव्य, देव, बुजुर्ग, नीले और बाकी सभी लोग भी मैदान के एक कोने में आकर बैठ गए। जब एकलव्य ने मैदान के अंदर इतने सारे लोगों को देखा तो एकलव्य ने अपने आप से कहा, लगता है सम्राट विद्यालय की प्रतियोगिता बहुत ही खास होती है, इसीलिए सम्राट विद्यालय की प्रतियोगिता में इतने सारे लोग हिस्सा लेने के लिए आए हैं। जब एकलव्य सम्राट विद्यालय की प्रतियोगिता के बारे में सोच रहे थे तभी अचानक करीब 4 से 5 लोग आकर मैदान के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। तभी सभी बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग जिसने सुनहरे कपड़े पहने हुए थे वो बुजुर्ग थोड़ा सा आगे आया और सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने सभी से कहा, तो आप सभी लोग अपने पहले पड़ाव के लिए तैयार हो? जब सभी लोगों ने सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी लोगों ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ, हम सभी लोग तैयार हैं। जब सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने सभी योद्धाओं की बात सुनी तो सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने सभी से कहा, तो ठीक है, आप सभी का पहला पड़ाव होगा, सभी की सहनशक्ति को जांचना। इतना कहकर सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने अपने हाथ को हवा में घुमाया। तभी अचानक सभी लोगों ने देखा कि सभी के सामने एक सुनहरे रंग का दरवाजा दिखाने लगा और सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए सभी से कहा, आप सभी लोग मेरी शक्तियों से बने दरवाजे के अंदर जाकर अपनी सहनशक्ति का प्रमाण देंगे। जो कोई भी शक्तियों से तैयार हुए दरवाजे के अंदर 15 मिनट से ज्यादा तक शक्तियों से बने दरवाजे के अंदर रुकेगा, वही योद्धा हमारी सम्राट विद्यालय के लिए आगे के पड़ाव के लिए पास हो जाएगा। जब सभी लोगों ने सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी लोग सुनहरे रंग के दरवाजे देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ जब एकलव्य ने सुनहरे रंग के दरवाजे को देखा तो एकलव्य ने अपने आप से कहा, मुझे दरवाजे की शक्तियां महसूस नहीं हो रही हैं, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि दरवाजे की शक्तियां बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक हैं। जब एकलव्य दरवाजे को देखकर दरवाजे की शक्तियों का अंदाजा लग रहा था तभी सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, तो जिसने प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लिया है वो सभी योद्धा अपनी जगह से खड़े होकर मैदान में आओ। जब सभी योद्धाओं ने सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी योद्धा अपनी जगह से खड़े होने लगे और थोड़ी ही देर में सभी लोग मैदान के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। तभी सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग और सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग के बगल में खड़े हुए बुजुर्गों ने जब इतनी सारी योद्धाओं को देखा तो सभी बुजुर्ग आपस में बात करने लगे। तभी सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग से कहा, छोटे हेड मास्टर जी, इस बार के योद्धा पहले के योद्धाओं से बहुत ज्यादा है। इतना कहकर सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने छोटे हेड मास्टर से आगे कहा, छोटे हेड मास्टर जी, लगता है इस बार हम बहुत से ताकतवर योद्धा मिलेंगे। जब छोटे हेड मास्टर ने सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग की बात सुनी तो छोटे हेड मास्टर ने सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग से कहा, तुमने सही कहा बुजुर्ग देशराज, लगता है इस बार हमारी अकादमी उम्मीद से ज्यादा योद्धा अपने साथ ले जाएगी। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर ने अपने सामने खड़े हुए होर्डन को देखा और छोटे हेड मास्टर ने अपने सामने खड़े हुए योद्धाओं से चिल्लाकर कहा, उम्मीद है आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पहले पड़ाव में पास हो गया, कोशिश करेंगे। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर ने आगे कहा, तो आप सभी लोग देर क्यों कर रहे हो, प्रतियोगिता शुरू की जाए। जब सभी लोगों ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो सभी लोग तेजी से
शक्तियों से बने दरवाजे के अंदर जाने लगे। शक्ति दरवाजे के अंदर घुसने के लिए योद्धाओं में मैदान के अंदर ही मुकाबला शुरू होने लगा। जब छोटे हेड मास्टर ने अपने सामने का नजारा देखा तो छोटे हेड मास्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और छोटे हेड मास्टर ने अपने बगल में खड़े हुए बुजुर्गों से कहा, अच्छा है इस बार योद्धा थोड़े आक्रामक भी आए हैं, ऐसे योद्धा हमारे विद्यालय का और आगे नाम लेकर जाएंगे। जब छोटे हेडमास्टर योद्धाओं को लड़ते हुए देख रहे थे तो क्या योद्धा सभी को नजरअंदाज करते हुए शक्तियां से बने दरवाजे के अंदर घुस गई। और क्या इतने कमजोर योद्धा थे कि वो लोग शक्तियों से बने दरवाजे के अंदर भी घुस नहीं पा रहे थे। तभी एकलव्य, देव और देव के करीब 4 साथी सभी लोग मिलकर दरवाजे के अंदर घुस गए और देव के 4 साथी दरवाजे के अंदर भी नहीं घुस पाए और सभी लोग दरवाजे के हर ही खड़े रह गए। जब नीलेश ने अपने 4 योद्धाओं को बाहर खड़े हुए देखा तो नीलेश के चेहरे पर हल्की फिक्र दिखाई देने लगी। लेकिन जब नीलेश ने एकलव्य को दरवाजे के अंदर घुसे हुए देखा तो नीलेश ने अपने आप से कहा एकलव्य भी दरवाजे के अंदर घुस गया। चलो अच्छा है हमारे 6 योद्धा दरवाजे के अंदर घुस गए हैं। थोड़ी ही देर में करीब दरवाजे के अंदर 100 से ज्यादा योद्धा घुस गए। जो कामजोरी योद्धा थे वो दरवाजे के बाहर रह गए और कामजोर योद्धा अपनी जगह पर अपना सारा नीचे झुकाकर बैठने लगे। जब कामजोर योद्धा अपनी जगह पर जाकर बैठे तो पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। जब शुद्ध मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था तभी सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने नीलेश को देखे हुए नीलेश से कहा, नीलेश क्या तुम्हारे 6 योद्धा ही दरवाजे के अंदर घुस गए। इतना कहकर सफेद कपड़े पहनना हुआ बुजुर्ग जोर जोर से हंसने लगा। जब सफेद कपड़े पहने हुए बजट के बगल में बैठे हुए कुछ लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी लोग भी मिलकर बुजुर्ग नीलेश का मजाक उड़ाने लगे। तभी सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने बुजुर्ग नीलेश से कहा, बुजुर्ग नीलेश ये देखो मेरे करीब 9 योद्धा दरवाजे के अंदर घुसे हैं। इतना कहकर सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने नीलेश से आगे कहा, नीलेश तुम थोड़ी देर और इंतजार करो, तुम्हारे योद्धा एक एक करके बहुत बुरी तरह से घायल होकर बाहर निकलेंगे। जब नीलेश ने सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग की बात सुनी तो नीलेश ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कस लिया। लेकिन बुजुर्ग नीलेश ने सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग को कोई भी जवाब नहीं दिया और बुजुर्ग नीलेश अपनी निगाहें सुनहरे रंग के दरवाजे ऊपर जमा रहा। जब सभी लोग सुनहरे रंग के दरवाजे को देख रहे थे तब अचानक सुनहरे रंग के दरवाजे के अंदर से करीब 4 लोग एक साथ बाहर आए और 4 योद्धाओं ने दरवाजे से बाहर निकलकर खून की उल्टियां कर दी। जब सभी लोगों ने 4 योद्धाओं को देखा तो एक बुजुर्ग अपनी जगह से खड़ा हुआ और खड़ा होकर अपने योद्धाओं के पास जाने लगा। थोड़ी सी देर में वो बुजुर्ग अपने योद्धाओं को मैदान से लेकर अपनी जगह वापस गया। जब बुजुर्ग अपनी जगह पर वापस आया तभी अचानक बहुत से योद्धा खून की उल्टियां करते हुए दरवाजे से बाहर निकलने लगे। तभी 2 योद्धा सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग के भी थे और 2 योद्धा नीलेश के भी थे। अब निवेश के खाली 4 योद्धा ही दरवाजे के अंदर रुके रह गए। जब नीलेश ने अपने 2 योद्धाओं को बाहर निकलते हुए देखा तो नीलेश के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई देने लगी। वहीं दूसरी तरफ जब सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने भी अपने योद्धाओं को निकलते हुए देखा तो सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग के चेहरे पर भी हल्की परेशानी दिखाई देने लगी। थोड़ी देर तक योद्धा खून की उल्टियां करते हुए दरवाजे से निकलते रहे। करीब सुनहरे रंग के दरवाजे के अंदर से 50 से ज्यादा योद्धा खून की उल्टियां करते हुए बाहर निकल आए, जिनसे बुजुर्ग नीलेश के खाली 3 ही योद्धा सुनहरे रंग के दरवाजे के अंदर रह गए, जिनसे एकलव्य भी शामिल था। और वही सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग के करीब 4 योद्धा बाहर आ चुके थे। अब सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग के 6 योद्धा अंदर रह गए। अब कोई भी योद्धा दरवाजे से बाहर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समय बिता गया और कोई भी दरवाजे से बाहर नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक एक करके सभी योद्धा दरवाजे से बाहर आने लगे और सभी योद्धा पहले से थोड़े ताकतवर दिखाई दे रहे थे। जब सभी दल और काबिले के लोगों ने अपने योद्धाओं को सही सलामत बाहर आते हुए देखा तो सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तभी थोड़ी देर में अतुल और अतुल के सभी साथी भी बाहर आ गए और वही देव और देव का एक साथी भी बाहर आ गया। थोड़ी ही देर में सभी योद्धा बाहर आ गए, लेकिन एकलव्य दरवाजे से बाहर नहीं आया। जब नीलेश ने एकलव्य को बाहर आते हुए नहीं देखा तो बुजुर्ग नीलेश के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई देने लगी और बुजुर्ग नीलेश ने अपने आप से कहा, क्या एकलव्य बाहर क्यों नहीं आया, कहीं एकलव्य दरवाजे के अंदर ही तो मारा नहीं गया। जब बुजुर्ग नीलेश एकलव्य के बारे में सोच रहे थे तभी छोटे हेड मास्टर ने अपनी शक्तियों से अंदाजा लगा लिया कि एक योद्धा अभी भी दरवाजे के अंदर मौजूद है। तभी छोटे हेड मास्टर अपने मन में कहने लगे, ये योद्धा कौन है जो मेरे आध्यात्मिक शक्तियों के दबाव को इतनी देर तक सहन कर रहा है, ये योद्धा कौन है और कहां से आया है। जब छोटे हेड मास्टर योद्धा के बारे में सोच रहे थे तभी अचानक एकलव्य दरवाजे से बाहर आया और एकलव्य सीधे नीलेश की तरफ बढ़ने लगा। जब छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य को देखा तो एकलव्य को देखते हुए अपने मन में कहा, ये लड़का मुझे कोई मामूली लड़का नहीं लग रहा है।
इतना कहकर छोटे हेडमास्टर ने आगे कहा, अगर ये लड़का चाहता तो कुछ देर और दरवाजे के अंदर रह सकता था और अपनी शक्तियों को थोड़ा और बढ़ा सकता था, लेकिन इस लड़के ने ऐसा नहीं किया। जब छोटे हेडमास्टर एकलव्य के बारे में सोच रहे थे तभी अचानक नीलेश ने जब एकलव्य को देखा तो नीरज के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तभी नीलेश मुस्कुराते हुए एकलव्य से कहने लगे, एकलव्य तुमने हमारे दल की इज्जत बचा ली है। जब नीलेश एकलव्य से इतना कह रहा था तभी अचानक छोटे हेडमास्टर ने सभी से चिल्लाकर कहा, तो प्रतियोगिता को बस 40 लोग हाई पास कर पाए हैं, इसलिए मैं आगे का पड़ाव थोड़ा सा आसान कर देता हूं, क्योंकि इस बार हमें विद्यालय वापस जल्दी से जल्दी लौटना है। आगे का पड़ाव एक मुकाबले में रख रहा हूं, जो कोई भी मुकाबले में आखिर तक बच्चे रहेंगे वही हमारे विद्यालय के योद्धा कहलाएंगे। जब सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने सभी योद्धाओं से कहा, जो कोई भी योद्धा आखिर तक मुकाबले में बने रहेंगे वही सम्राट विद्यालय के छात्र बनेंगे। इतना कहकर सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने आगे कहा, और हाँ, इस बार हम 10 नहीं बल्कि 20 योद्धाओं को लेकर जाएंगे। जब सभी लोगों ने सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी नई पीढ़ी के योद्धा बहुत खुश होने लगे। जब सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने सभी से इतना कहा तभी सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने हंसते हुए नीले से कहा, नीलेश तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम अपने योद्धाओं को मैदान में मत उतारो, क्योंकि अगर तुमने अपने योद्धाओं को मैदान में उतारा तो हमारे योद्धा तुम्हारे योद्धाओं को बहुत बुरी तरह से घायल कर देंगे। इतना कहकर अतुल सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग और बाकी योद्धा जोर जोर से हंसने लगे। जब एकलव्य ने सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग को ज्यादा ही नीलेश का मजाक उड़ाते हुए देखा तो एकलव्य अपनी जगह पर खड़ा हुआ और एकलव्य ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बुजुर्ग आजा, देखते हैं कि तेरे योद्धा कितने ताकतवर हैं। तू अपने योद्धाओं की ज्यादा ही कुछ पढ़ाई कर रहा है। जब तेरे योद्धा मैदान में उतरेंगे तो मैं तेरे योद्धाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। जब सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने एकलव्य की बात सुनी तो सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग के चेहरे पर गुस्सा दिखने दे और सफेद कपड़े पहना हुआ बुजुर्ग अतुल और अतुल के साथ ही अपनी जगह पर खड़े हुए और अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगे। तभी सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, लड़के तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम लोगों से इस तरह से बात करे, तू है कौन और कहां से आया है, और तू शैलेश दल का तो नहीं लग रहा है। जब एकलव्य ने सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग की बात सुनी तो एकलव्य ने सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग तुम्हें उससे क्या लेना देना, मैं शैलेश दल की तरफ से प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा हूँ, इसलिए मैं अभी शैलेश दल का योद्धा हूँ और मैं शैलेश दल की तरफ से मुकाबला कर रहा हूं। इतना कहकर एकलव्य ने अतुल को देखते हुए सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग से कहा, बुजुर्ग मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि अगर तेरे इस योद्धा ने मुझे हरा दिया तो मैं शैलेश दल को हारा मानूंगा। जब शुद्ध मैदान में बैठे हुए लोगों ने एकलव्य की बात सुनी तो सभी लोग बड़ी हैरानी से एक जमीन को देखने लगे और कुछ लोग आपस में बात करने लगे। तभी एक इंसान ने दूसरे इंसान से कहा, अरे ये लड़का शैलेश दल का योद्धा है और इस लड़के को मालूम नहीं है कि ये लड़का है किसको चुनौती दे रहा है। जब पहले इंसान ने दूसरे इंसान की बात सुनी तो पहले इंसान ने दूसरे इंसान से कहा, दोस्त लगता है ये लड़का तूफान दल के बुजुर्ग ब्रिजेश को नहीं पता है क्या। जब दूसरे इंसान की बात पहले इंसान ने सुनी तो पहले इंसान ने दूसरे इंसान से कहा, दोस्त लगता है ये लड़का तूफान दल को सही से जानता नहीं है, इसीलिए इस लड़के ने बुजुर्ग ब्रिजेश को चुनौती दी है। इतना कहकर पहले इंसान आगे नहीं बढ़ता। तूफान दल हर बार की प्रतियोगिता में अपने 4 से 5 योद्धा सम्राट विद्यालय के अंदर भेजता है और इतने ताकतवर दल को इस लड़के ने चुनौती दे दी है। जब सभी लोग आपस में बात कर रहे थे तभी सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने जब एकलव्य को चुनौती देते हुए देखा तो सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तभी सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्गों ने अपने बगल में खड़े हुए बुजुर्गों से कहा, बुजुर्गों हमें सबसे पहला योद्धा मिल चुका है, इस लड़के के पास हिम्मत तो है। जब सभी बुजुर्गों ने सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्गों की बात सुनी तो सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्गों के बगल में खड़े हुए बुजुर्गों ने सुनहरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग से कहा, छोटे हेड मास्टर जी इस लड़के के पास हिम्मत तो है, क्या ताकत भी है? अगर इस लड़के के पास ताकत नहीं है तो ये लड़का आज इतनी बुरी तरह से घायल होगा कि ये लड़का करीब 6 महीने तक अपने बिस्तर से खड़ा नहीं हो पाएगा। जब छोटे हेड मास्टर ने अपने बुजुर्गों की बात सुनी तो छोटे हेड मास्टर ने अपने बुजुर्गों से कहा, बुजुर्गों वो तो मुकाबला होने के बाद पता चलेगा। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर ने आगे कहा, बुजुर्गों अब देखते हैं कि इस लड़के की काबिलियत कैसी है। तभी छोटे हेड मास्टर ने चिल्लाते हुए सभी से कहा, तो आज का पहला मुकाबला होने जा रहा है बेरछा दल और बद्री दल के बीच। जब सभी लोगों ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो पूरे मैदान में शोर सुनाई देने लगा और तलियों की गदगदाहट मचने लगी। तभी बेरछा दल योद्धा और बद्री दल के योद्धा बिना देर किए हुए मैदान में पहुंच गए। जब दोनों दल के योद्धा मैदान में पहुंचे तो सभी लोगों ने देखा कि बेरछा दल के योद्धा करीब 3 थे और बद्री दल के योद्धा करीब 4 थे। जब सभी लोगों ने ये नजारा देखा तो सभी लोग आपस में कहने लगे, लगता है इस मुकाबले में बद्री दल ही जीतेगा। जब सभी लोग
आपस में बात कर रहे थे तभी छोटे हेड मास्टर ने चिल्लाते हुए कहा तो मुकाबला शुरू किया जाए। जब सभी योद्धाओं ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो बद्री दल के योद्धा और बेरछा दल के योद्धा अपने अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकालने लगे और बिना देर किए हुए एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगे। जब सभी लोगों ने अपने सामने का नजारा देखा तो सभी लोग आपस में बात करने लगे, दोस्तों ये मुकाबला तो एक तरफा है, इस कबले का विजेता बद्री दल ही होगा। और थोड़ी ही देर में बद्री दल के योद्धाओं ने दीक्षा दल के योद्धाओं को बहुत बुरी तरह से हराकर घायल कर दिया। जब सभी लोगों ने देखा कि बद्री दल के लोगों ने बेरछा दल के लोगों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया है तो सभी लोग आपस में बात करने लगे। मैंने कहा था दोस्त कि इस मुकाबले को बद्री दल ही जीतेगा। जब पहले इंसान की बात दूसरे इंसान ने सुनी तो दूसरे इंसान ने पहले इंसान से कहा, हाँ दोस्त तुमने सही कहा था कि बद्री दल के योद्धा पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, लगता है इस बार बद्री दल के योद्धा सम्राट विद्यालय में अपनी जगह बना लेंगे। जब मैदान में बैठे हुए लोग आपस में बात कर रहे थे तभी छोटे हेड मास्टर ने चिल्लाते हुए कहा, तो सम्राट विद्यालय के लिए बद्री दल के योद्धा विजेता हुए हैं, मैं बद्री दल से 2 योद्धाओं को चुनता हूं सम्राट विद्यालय के छात्र बनने के लिए। जब सभी लोगों ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो सभी लोग आपस में बात करने लगे, क्या छोटे हेड मास्टर 4 योद्धाओं में से खाली 2 ही योद्धा को चुन रहे हैं। जब सभी लोग छोटे हेड मास्टर की बात सुनकर हैरान हो रहे थे तभी छोटे हेड मास्टर ने चिल्लाते हुए सभी से कहा, दोस्तों मैं बद्री दल के 2 योद्धाओं को इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि बद्री दल के 2 योद्धा ही मुझे थोड़े ताकतवर लगे हैं, इसलिए मैं बद्री दल के 2 योद्धाओं को चुन रहा हूं। जब सभी लोगों ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो सभी लोग शांत हो गए। तभी छोटे हेड मास्टर ने आगे कहा, तो अगला मुकाबला होने जा रहा है सोनल कमीने के बीच और सोनागिर दल के बीच। जब सभी लोगों ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो सभी लोगों ने देखा कि सोनागिर के करीब 2 योद्धा और सोनल काबिले के भी 2 योद्धा मैदान में पहुंच चुके हैं। जब सभी लोगों ने मैदान में योद्धाओं को देखा तो धीरे धीरे समय बिताया और मुकाबले चलते रहे। करीब आधा दिन बीत जाने के बाद छोटे हेड मास्टर ने चिल्लाते हुए सभी से कहा, तो अब आगे के मुकाबले कल सुबह होंगे। जब सभी लोगों ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए और एक एक करके मैदान के बाहर जाने लगे। थोड़ी ही देर में एकलव्य देव बुजुर्ग नीलेश भी मैदान से बाहर निकल गए। जब सभी लोग मैदान से निकले तो एकलव्य के सामने अतुल सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग और बाकी सभी लोग आकार खड़े हो गए। जब सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने एकलव्य को देखा तो सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने एकलव्य को देखा, लड़के तेरी आज किस्मत बहुत अच्छी है कि तू आज बच गया, अगर तेरा मुकाबला हमारे दल से होता तो तू आज अपने पैरों पर नहीं बल्कि 4 कंधों पर जा रहा हो। जब एकलव्य ने सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग की बात सुनी तो इनकलाब बने हंसते हुए सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग से कहा, अच्छा हुआ बुजुर्ग की हमारे बीच मुकाबला नहीं हुआ, वरना आप ही अपने योद्धाओं को अपने कंधे पर ही ले जाते हैं। जब अतुल और बाकी योद्धाओं ने एकलव्य की बात सुनी तो अतुल चिल्लाते हुए एकलव्य से कहा, लड़के तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे बुजुर्ग से ऐसी बात करे और तू अपने आप को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रहा है, तो कल सुबह के मुकाबले में देखते हैं कि कौन कौन घायल करता है। जब एकलव्य ने अतुल की बात सुनी तो एकलव्य ने अतुल से कहा, अब की ना तूने असली योद्धाओं वाली बात, अब मुझे तेरी बात पसंद है। जो तू सुबह से लोगों का मजाक उड़ा रहा था मैं तुझे जोकर ही समझ रहा था, लेकिन अब तूने की है योद्धाओं वाली बात, ठीक है कल सुबह तेरे और मेरे बीच ही मुकाबला होगा। इतना कहकर एकलव्य अतुल नीलेश और बाकी सभी लोग बिना देर किए हुए आगे बढ़ गए। जब अतुल ने एकलव्य और बाकी सभी लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा तो अतुल ने अपनी मुट्ठी को कसा और अपने दांतों को पिसकर अपने साथियों से कहा, दोस्तों कल सुबह इन सभी में से एक भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहिए, हमें मुकाबले में इन सभी को इतनी बुरी तरह से घायल करना होगा कि ये दोबारा तूफान दल के नाम से ही कब उठे। जब सभी लोगों ने अतुल की बात सुनी तो सभी लोगों ने अतुल से कहा, हाँ दोस्त अतुल, हम सभी लोग इन 3 लोगों को इतनी बुरी तरह से घायल करेंगे कि ये लोग करीब 6 महीने तक अपने बिस्तर से खड़े नहीं हो पाएंगे। जब सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने अपने योद्धाओं की बात सुनी तो सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने हंसते हुए अतुल और बाकी लोगों से कहा, अतुल मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है कि तुम लोग इन सभी को बहुत बुरी तरह से घायल कर दोगे। इतना कहकर सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने आगे कहा, तो हम लोग चलते हैं, सभी लोग बहुत थक गए होंगे, आज की रात अच्छे से आराम करना। जब सभी लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी लोगों ने अपना सिर हिलाया और आराम करने के लिए किसी होटल की तरफ बढ़ गए। जब सभी लोग होटल की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ एकलव्य अतुल और नीलेश एक होटल के अंदर खड़े हुए थे और नीलेश एकलव्य से कह रहा था, एकलव्य तुमने तूफान दल के योद्धाओं को चुनौती देकर अपने आप पर खतरा मोल ले लिया है। इतना कहकर बुजुर्ग नीलेश ने आगे कहा, एकलव्य अब तूफान दल के योद्धा तुम अपना दुश्मन मानते होगे,
और तूफान दल का बुजुर्ग शीतल तुम्हें बहुत बुरी तरह से घायल करने की योजना बना रहा होगा। जब एकलव्य ने बुजुर्ग नीलेश की बात सुनी तो एकलव्य ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट को लाते हुए बुजुर्ग नीलेश से कहा, बुजुर्ग आप चिंता मत करो, उन सभी को बनाने दो योजना मुझे हरने की, आप तो बेफिक्र होकर सो जाइए, अब हम लोग मुकाबले में ही देखेंगे कि कौन कितना ताकतवर है। जब सभी लोगों ने एकलव्य की बात सुनी तो सभी लोग बिना देर किए हुए अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ एकलव्य भी अपने कमरे में आया और बिना देर किए हुए अपने बिस्तर पर जाकर गिर गया और एकलव्य सो गया। जैसे ही एकलव्य सोया तो वही अगली सुबह सूरज की रोशनी सूरज की आंखों पर आकार लगने लगी। तभी एकलव्य अपने बिस्तर से खड़ा हुआ और तैयार होने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में एकलव्य तैयार होकर वापस आया और बिना देर किए हुए अपने कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में एकलव्य होटल के हॉल में पहुंच गया तो एकलव्य ने देखा कि बुजुर्ग नीलेश देव और सभी लोग उसका ही इंतजार कर रहे थे। जब सभी लोगों ने एकलव्य को आते हुए देखा तो सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तभी नीलेश ने कहा, दोस्त एकलव्य तुम आ गए, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, चलो जल्दी करो, प्रतियोगिता कुछ समय में शुरू होने वाली है। जब एकलव्य ने बुजुर्ग नीलेश की बात सुनी तो एकलव्य ने बुजुर्ग नीलेश से कहा, ठीक है बुजुर्ग, चलो हम लोग जल्दी से चलते हैं। इतना कहकर एकलव्य देव बुजुर्ग नीलेश बिना देर किए हुए होटल से जाने लगे। थोड़ी ही देर में सभी लोग मैदान के पास पहुंच गए। तभी सभी लोगों ने देखा कि जो कोई भी कईल का मुकाबला हार चुका था वो सभी लोग आज मुकाबला देखने के लिए भी नहीं आए थे और सभी लोग अपनी अपनी दाल और काबिले में वापस चले गए थे। अब खाली वही लोग मुकाबला देखने के लिए आए थे जो लोग कईल का मुकाबला जीत चुके थे और जिन्होंने आज मुकाबला करना था वही लोग मैदान में बैठे हुए थे और अपने मुकाबले का आने का इंतजार कर रहे थे। जब सभी लोग मैदान में बैठे हुए थे तभी सभी लोगों ने देखा कि छोटे हेड मास्टर और बाकी सभी बुजुर्ग मैदान में बनी हुई मंच पर आ गए। तभी छोटे हेड मास्टर ने चिल्लाते हुए सभी से कहा, तो जो कल के बाकी मुकाबले रह गए थे वो हम आज पूरा करेंगे। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर नहीं चिल्लाते हुए कहा, तो आज का मुकाबला होने जा रहा है तूफान दल और शलेश दल के भी। जब सभी लोगों ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो सभी लोग एकलव्य और बाकी लोगों को देखकर आपस में बात करने लगे। लगता है आज साहिल दल के लोगों का बहुत बुरा दिन होगा, क्योंकि सभी को पता है कि तूफान दल के योद्धा कितने ताकतवर हैं और इस मुकाबले को तूफान दल के लोग ही जीतेंगे। जब सभी लोग आपस में बात कर रहे थे तभी तूफान दल के 5 योद्धा अपनी जगह से खड़े हुए और बिना देर किए हुए मैदान में पहुंच गई। जैसे ही तूफान दल के योद्धा मैदान में पहुंचे तो अतुल एकलव्य को जानलेवा इरादे से देखने लगा। जब अतुल एकलव्य को जानने का इरादा से देख रहा था तभी एकलव्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और बिना देर किए हुए मैदान की तरफ बढ़ने लगा। जब देव ने एकलव्य को मैदान में जाते हुए देखा तो देव भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और देव का एक साथी भी देव के साथ खड़ा हुआ और मैदान की तरफ जाने लगे। थोड़ी ही देर में एकलव्य और देव का साथी मैदान में पहुंच गए। तभी अतुल ने एकलव्य को देखते हुए कहा, लड़के आज मैं देखता हूं कि तू कितना ताकतवर है, जो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। जब अतुल एकलव्य से इतना कह रहा था तभी छोटे हेडमास्टर ने चिल्लाते हुए कहा, जब सभी योद्धा मैदान में आ चुके हैं तो मुकाबला शुरू किया जाए। जब सभी लोगों ने छोटे हेडमास्टर की बात सुनी तो अतुल और अतुल के साथी एकलव्य देव और देव के साथी को घेरने लगे। तभी अतुल ने चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहा, सभी लोगों को घेर लो और कोई भी बच निकलेगा। थोड़ी ही देर में अतुल और अतुल के साथी ने एकलव्य देव और देव के साथी को घेर लिया। तभी अतुल ने अपनी एक साथी से कहा, दोस्त तुम मेरे साथ मिलकर इस लड़की के ऊपर हमला करना और बाकी तुम तीनों इन दोनों के ऊपर हमला करना। जब एकलव्य ने अतुल की बात सुनी तो एकलव्य के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। जब एकलव्य मुस्कुरा रहा था तभी अतुल और अतुल के साथी ने अपने शरीर से शक्तियों को बाहर निकाला और एकलव्य के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़े। जब एकलव्य ने अतुल और अतुल के साथी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो एकलव्य अपनी जगह पर शांति से खड़ा रहा। थोड़ी ही देर में अतुल और अतुल का साथी एकलव्य के बेहद करीब पहुंच गया। तभी अतुल और अतुल के साथी ने बिना देर किए हुए एकलव्य के ऊपर अपने मुक्कों से हमला कर दिया। अतुल ने अपने मुक्के का निशाना एकलव्य के चेहरे को बनाया और दूसरे योद्धा ने एकलव्य के सीने को निशाना बनाया और बिना देर किए हुए एकलव्य के ऊपर हमला कर दिया। तभी अतुल का मुक्का और अतुल के साथी का मक्का जेकर एकलव्य के चेहरे और सीने पर जेकर लगा। जब सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने अतुल और अतुल के साथी को हमला करते हुए देखा तो सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, लड़के तू कल ज्यादा ही उछल रहा था, इतना कह कर सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने बुजुर्ग नीलेश से कहा, बुजुर्ग नीलेश तू अपने साथ हमेशा कचरे ही लेकर आता है, देख तेरे कचरों की हालत क्या हो रही है। जब सफेद कपड़े पहनना हुआ बुजुर्ग हंसते हुए नीलेश से कह रहा था तभी सभी लोगों ने देखा
कि जो अतुल का मुक्का एकलव्य के चेहरे पर लगा था वह अतुल का मुक्का एकलव्य के चेहरे के पार हो गया और अतुल के साथी का भी मक्का एकलव्य के सीने आर पार हो गया। जब सभी लोगों ने ये नज़ारा देखा तो छोटे हेड मास्टर ने हैरानी के साथ कहा, ये तो परछाई थी, क्या ये लड़का अपनी परछाई भी तैयार कर सकता है? इतना कहकर छोटे हेड मास्टर ने आगे कहा, ये लड़का किस लेवल का योद्धा है? जब तक ये लड़का अपनी शक्तियों को बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम लोग इस लड़के की पहचान का पता नहीं लगा पाएंगे कि किस लेवल का योद्धा है। जब छोटे हेड मास्टर और बाकी बुजुर्ग एकलव्य के बारे में बात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ जब नीलेश ने मैदान का नजारा देखा तो नीलेश ने हंसते हुए सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग से कहा, बुजुर्ग आसिफ इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी मुकाबला बाकी है। जब नीलेश की बात आसिफ ने सुनी तो आसिफ के चेहरे पर हल्की हैरानी दिखाई देने लगी। जब सभी लोग मैदान का नजारा देखकर हैरान हो रहे थे तभी अतुल परेशान होते हुए अपने साथी से कहा, ये क्या हुआ दोस्त, हमारा हमला नाकाम कैसा हो गया? जब अतुल अपने साथी से ये सब कह रहा था तभी अचानक अतुल ने देखा कि अतुल के साथी की एक जोरदार चीज निकल गई और अतुल के साथी ने खून की उल्टियां कर दी और अतुल का साथी अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। जब अतुल ने ये नजारा देखा तो अतुल के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। तभी अतुल ने चिल्लाते हुए कहा, तू इतना डरपोक है कि चुप कर हमला कर रहा है? अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरे सामने आकर मुझसे मुकाबला कर। जब अतुल की बात एकलव्य ने सुनी तो एकलव्य ने हंसते हुए अतुल से कहा, तू इधर उधर क्या देख रहा है? अपने पीछे देख, तेरी मौत तेरे पीछे खड़ी हुई है। जब छोटे हेड मास्टर और बाकी बुजुर्गों ने एकलव्य की शक्तियों को देखा तो सभी के चेहरे पर हैरानी दिखाई देने लगी और छोटे हेड मास्टर ने हैरान होते हुए कहा, 3 सितारों वाला महावीर लेवल का योद्धा। जब छोटे हेड मास्टर की बात बुजुर्गों ने सुनी तो बुजुर्गों ने छोटे हेड मास्टर से कहा, क्या छोटे हेड मास्टर 3 सितारों वाला महावीर लेवल का योद्धा, क्या आप सही कह रहे हो? जब छोटे हेड मास्टर ने अपने बुजुर्गों की बात सुनी तो छोटे हेड मास्टर ने बुजुर्गों से कहा, हाँ बुजुर्गों मैं सही कह रहा हूँ, ये लड़का एकलव्य 3 सितारों वाला महावीर लेवल का योद्धा है। जब छोटे हेड मास्टर की बात बुजुर्गों ने सुनी तो छोटे हेड मास्टर से बुजुर्गों ने कहा, पर कैसे? इस लड़के की उम्र तो बहुत छोटी है और इतना छोटा योद्धा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? और देखने में ये लड़का काफी मोटा भी लग रहा है, कहीं आपको धोखा तो नहीं हो रहा है? जब छोटे हेड मास्टर ने अपने बुजुर्गों की बात सुनी तो छोटे हेड मास्टर ने अपने बुजुर्गों से कहा, बुजुर्ग तालिब तुम्हें क्या लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं? जब बुजुर्ग तालिब ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो बुजुर्ग तालिब के चेहरे पर खामोशी छा गई और बुजुर्ग तालिब ने छोटे हेड मास्टर से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए छोटे हेड मास्टर, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था, मेरे कहने का मतलब था कि इतना छोटा योद्धा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? जब छोटे हेड मास्टर और बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे तभी मैदान के बीचों बीच एकलव्य ने अतुल से कहा, तू 1 मिनट रुक, मैं अभी तेरे साथियों को ठिकाने लगा कर आता हूँ। इतना कहकर एकलव्य फिर से गायब हो गया और जो लोग देव और देव के साथी से मुकाबला कर रहे थे यूएन सभी को एक एक हमले में बेहोश कर दिया। जब देव और देव के साथी ने एकलव्य की ताकत को देखा तो सभी लोग एकलव्य की ताकत को देखकर मुस्कुराने लगे। वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग नीलेश ने सफेद कपड़े पहने हुए आसिफ से कहा, बुजुर्ग आसिफ तेरा तूफान दल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, अब देखता हूँ तेरे तूफान दल के योद्धा सम्राट विद्यालय में कैसे हिस्सा ले पाते हैं। इतना कहकर बुजुर्ग नीलेश जोर जोर से हंसने लगा। जब बुजुर्ग नीलेश तूफान दल के बुजुर्ग आशिफ का मजाक उड़ा रहा था तभी एकलव्य ने अतुल से कहा, लड़के अब मैदान में हम 3 और तू अकेला बच्चा है, लेकिन मैं तेरे साथ कोई भी धोखा नहीं करूंगा। मैंने तुझसे कहा था कि तेरा और मेरा मुकाबला मैदान में होगा तो मेरे साथी तेरे और मेरे बीच नहीं आएंगे। जब एकलव्य ने अतुल चेतना कहा तो एकलव्य ने बिना देर किए हुए देव और देव के साथी से कहा, दोस्त क्या तुम लोग मैदान से बाहर जाओगे? ये मुकाबला हमारे और इस लड़के के बीच है। जब देव ने एकलव्य की बात सुनी तो देव और देव का साथी बिना देर किए हुए मैदान से बाहर निकलकर बुजुर्ग नीलेश के पास जाकर बैठ गई। जब एकलव्य ने देव और देव के साथी को जाते हुए देखा तो एकलव्य हंसते हुए अतुल से कहा, लड़के अब तेरे और मेरे बीच कोई नहीं आएगा, आजा फिर देख लेते हैं कि कौन कितना ताकतवर है। जब अतुल ने एकलव्य की बात सुनी तो अतुल ने एकलव्य से कहा, लड़के तूने थोड़ी सी शक्तियां दिखाकर अपने आप को कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली योद्धा समझ रहा है, ठीक है मैं भी देखता हूं कि तू कितना शक्तिशाली है। इतना कहकर अतुल अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगा। जब एकलव्य ने अतुल की शक्तियों को देखा तो एकलव्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने आप से कहा, अच्छा ये लड़का भी 3 सितारों वाला महावीर लेवल का योद्धा है, अब मजा आएगा मुकाबला करने का। इतना कहकर एकलव्य ने भी अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकाली और अतुल का सामना करने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी ही देर में अतुल और एकलव्य एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ाने लगे और कुछ ही देर में एकलव्य और अतुल एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगे। जब अतुल और एकलव्य एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे तो किसी को मैदान में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि
एकलव्य और अतुल लाल और नीली रोशनी की तरह दिखाई दे रहे थे। अतुल और एकलव्य अपनी पूरी रफ्तार से एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। कुछ ही देर में असल और एकलव्य के बीच 100 से ज्यादा हमले एक दूसरे के ऊपर हो गए, लेकिन अतुल और एकलव्य को हमले की वजह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। जब अतुल ने एकलव्य को सही सलामत खड़ा हुआ देखा तो अतुल ने अपने दांतों को पिसते हुए अपने आप से कहा, ये लड़का कौन है और इतना ताकतवर कैसे है। जब एकलव्य के बारे में सोच रहा था तभी एकलव्य ने एक जोरदार मुक्का अतुल के सीने पर भी मारा। जैसा ही एकलव्य का मक्का अतुल के सीने पर लगा तो अतुल करीब 10 कदम पीछे हो गया और अतुल के मुंह से हल्का खून भी निकलने लगा। जब अतुल ने अपने मुंह से खून को निकलते देखा तो अतुल ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, लड़के तूने मेरे ऊपर हमला करके अपनी मौत को बुलाया है, अब मैं दिखता हूँ मेरी असली ताकत। इतना कहकर अतुल अपने शरीर से खून जैसी लाल रंग की शक्तियों को बाहर निकलने लगा। जैसे ही अतुल ने अपने शरीर से खून जैसी लाल शक्तियों को निकाला तभी सभी लोग आपस में बात करने लगे, अब आएगा मुकाबले में मजा जब दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत लगाकर मुकाबला करेंगे। इतना कहकर सभी लोग मैदान की तरफ देखने लगी। जब सभी लोग मैदान में चल रहे मुकाबले को देख रहे थे तभी एकलव्य ने अतुल को हमला तैयार करते हुए देखा तो एकलव्य ने भी अपने शरीर से शक्तियों को बाहर निकाला और अपनी शक्तियों को अपने शरीर चारों की तरफ फैला दिया और अपने हाथों को अजीब तरह से घुमाने लगा। जब एकलव्य और अतुल अपने अपने हमले तैयार कर रहे थे तभी सभी लोग अपनी सांसें थामे अतुल और एकलव्य को ही देख रहे थे। थोड़ी देर तक अतुल और एकलव्य अपनी हमले तैयार करते रहे। तभी सभी लोगों ने देखा कि अतुल के सामने 3 बवंडर तैयार होते हुए दिखाई देने लगे। जब बुजुर्ग आसिफ ने अतुल के सामने 3 बवंडर को देखा, सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने हंसते हुए बुजुर्ग नीले से कहा, नीलेश देखा मेरे तूफान दल की ताकत को। जब सफेद कपड़े पहने हुआ बुजुर्ग नीलेश से इतना कह रहा था तब नीलेश ने सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग से कहा, आसिफ थोड़ी देर सब्र रखो, जब तक मुकाबला खत्म ना हो जाए तब तक तुम खुश मत हो, जब तक मुकाबला खत्म ना हो जाए तब तक तुम खुश मत हो, क्या पता क्या से क्या हो जाए। जब नीलेश ने आशिक से इतना कहा तो आसिफ के चेहरे से हंसी गायब हो गई। जब आसिफ और नीलेश आपस में बातें कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ जब अतुल ने अपना हमला तैयार होते हुए देखा तो अतुल के चेहरे पर जाने लेवा झलक दिखाई देने लगी। तब वही अतुल ने चिल्लाते हुए एकलव्य से कहा, लड़के तू अपने आप को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रहा था, ले अब मेरे हमले का सामना कर। इतना कहकर अतुल ने बिना देर किए अपने हमले को एकलव्य के ऊपर हमला करने के लिए भेज दिया। जब सभी लोगों ने 3 लाल रंग के बवंडर को एकलव्य की तरफ बढ़ते हुए देखा तभी छोटे हेड मास्टर ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, तूफान दल के लोग हमेशा से ताकतवर योद्धाओं को अपने साथ देर कर रहे हैं, इस बार भी तूफान दल अपने साथ एक ताकतवर योद्धा को लाया है। इतना कहकर छोटे हेडमास्टर नहीं आएंगे कहाँ। इतना कहकर छोटे हेडमास्टर ने आगे कहा, लेकिन तूफान दल के योद्धा के सामने जो लड़का खड़ा है वो कोई मामूली लड़का नहीं लग रहा है, अब देखेंगे कि कौन कितनी शक्तिशाली है। इतना कहकर छोटे हेडमास्टर के बगल में बैठे हुए बुजुर्ग ने छोटे हेडमास्टर से कहा, छोटे हेड मास्टर जी, तूफान दल के लड़के ने अपना सबसे ताकतवर हमला तैयार करके एकलव्य की तरफ भेजा है। इतना कहकर बुजुर्ग ने आगे कहा, छोटे हेड मास्टर जी, तूफान दल के हमले का नाम है खूनी बवंडर और खूनी बावंडर तूफान दल के लोगों का सबसे खतरनाक हमला है। जब छोटे हेड मास्टर ने अपने बगल में बैठे हुए बुजुर्ग की बात सुनी तो छोटे हेड मास्टर खूनी बवंडर को देखने लगी और छोटे हेड मास्टर अपने बगल में बैठे हुए बुजुर्ग से कहने लगे, अच्छा तो ये है तूफान दल की प्राचीन ताकत खूनी बवंडर हमला। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर नहीं आएंगे कहाँ, चलो देखते हैं कि खूनी बवंडर हमला कितना ताकतवर है। क्या एकलव्य खूनी बावंडर की हमले का सामना कर पाएगा? एकलव्य खूनी बवंडर हमले से टकराकर बहुत बुरी तरह से घायल हो जाएगा। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर अपनी निगाहें मैदान में चल रही मुकाबला पर जमाने लगे। तभी एकलव्य ने अपनी आंखें खोली और एकलव्य की आंखों से सुनहरी रोशनी निकलती हुई दिखाई देने लगी। अभी एकलव्य ने बुजुर्ग धीरज की शक्ति रोशनी से थोड़ी रोशनी ली और अपनी शक्तियों से मिला ली। इतना करते ही एकलव्य बिना देर किए हुए अपनी जगह से आगे बढ़ गया। जैसा ही एकलव्य आगे बढ़ा तभी एकलव्य की परछाई उसकी जगह पर ही खड़ी रह गई। सभी लोग एकलव्य की परछाई को देख रहे थे। अचानक सभी लोगों को एक बहुत तेज धमाका सुनाई देने लगा। जब सभी लोगों ने धमाका सुना तो सभी लोगों ने अपनी निगाहें उस तरफ की जहां पर खूनी बवंडर एकलव्य की तरफ आता रहा था। तभी सभी लोगों ने देखा कि एकलव्य बवंडर के पास खड़ा हुआ है। कभी कभी लोगों ने अपनी निगाहें उस तरफ की जहां पर पहले एकलव्य खड़ा हुआ था। तभी सभी लोगों ने देखा कि जो पहले एकलव्य को देख रहे थे उसे जगह पर अभी भी एक एकलव्य खड़ा हुआ था। जब सभी लोगों ने दो एकलव्य को देखा तो सभी की सांसें उनके गले में अटक गई और सभी लोग कहने लगे, क्या ये लड़का रफ्तार तकनीक को भी जानता है? इतना कहकर सभी लोग एकलव्य की पत्नी के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक
एकलव्य ने अपना एक जोरदार मुक्का बवंडर के ऊपर जो मारा। जैसे ही एकलव्य ने अपना मक्का बवंडर के ऊपर मारा, कभी अचानक बवंडर में हल्की दरारें दिखाने लगी और थोड़ी ही देर में खूनी बावंडा एक आवाज के साथ कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। जब सभी लोगों ने एकलव्य को इतनी आसानी से अतुल का हमला नाकाम करते हुए देखा तो सभी लोगों ने अपनी सांसें थाम ली और अपने सामने का नजारा देखने लगे। तभी एकलव्य ने अपना हाथ हवा में उठाया और अपनी शक्तियों को अपने हाथ में भरने तभी अचानक अतुल तेजी से एकलव्य की तरफ खींचने लगा और थोड़ी ही देर में अतुल की गर्दन एकलव्य के हाथों में आ गई। जैसे ही एकलव्य ने अतुल को अपनी तरफ खींचा और अपने हाथ से अतुल की गली को पकड़ा, तभी अचानक एकलव्य ने खौफनाक आवाज में कहा, मुझे पसंद नहीं है तुझे जैसे घमंडी लोग जो कामजोरों पर अपना रोब झाड़ते हैं। इतना कहकर एकलव्य ने एक जोरदार मक्का अतुल के सीने पर मार दिया। जैसे ही एकलव्य का मुक्का असल के साइन पर लगा तो अतुल उड़ाते हुए मैदान की देपल से टकरा गया और अतुल की हड्डियां टूटने की आवाज पूरे मैदान में सुनाई देने लगी। जैसे ही अतुल की हड्डियां टूटी तो अतुल ने खून की उल्टियां कर दी और अतुल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब बुजुर्ग आसिफ ने अतुल की ऐसी हालत होती हुई देखी तो बुजुर्ग आसिफ अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेजी से अतुल की तरफ जाने लगा। थोड़ी ही देर में सफेद कपड़े पहन हुआ बुजुर्ग असल के पास पहुंचा और अतुल की हालत को देखने लगा। जब सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने अतुल की हालत को देखा तो सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, लड़के तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे दल के योद्धा को इतनी बुरी तरह से घायल करने की जरूरत है। इतना कहकर सफेद कपड़ा पहनना हुआ बुजुर्ग अपने शरीर से शक्तियों को बाहर निकलने लगा और बिना देर किए हुए सफेद कपड़े पहनना हुआ बुजुर्ग एकलव्य के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ गया। जब छोटे हेडमास्टर ने सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्गों को एकलव्य के ऊपर हमला करते हुए देखा तो छोटे हेडमास्टर अपनी जगह से खड़े हुए और तेजी से एकलव्य के सामने आकर खड़े हो गए। तभी छोटे हेड मास्टर ने अपना हाथ हवा में घुमाया तो अचानक सफेद कपड़े पहनना हुआ बुजुर्ग आसिफ हवा में अटक गया। तभी छोटे हेड मास्टर ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, बुजुर्ग आसिफ तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अगर तुम्हें अपने योद्धा की हालत पर इतना गुस्सा आ रहा है तो तुम कभी भी सम्राट विद्यालय की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए नहीं आया करो। इतना क्या कर छोटे हेड मास्टर ने आगे कहा, और अगर तुमने ऐसी हरकत दोबारा की कोशिश की तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। जब सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने अपने हाथ छोटे हेड मास्टर के सामने जोड़े और छोटे हेड मास्टर से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर देना छोटे हेड मास्टर जी, मैं भावनाओं में बह गया था। जब छोटे हेड मास्टर ने सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग आसिफ की बात सुनी तो छोटे हेड मास्टर ने सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्गों से कहा, ठीक है आसिफ, मैं तुम्हारी गलती इस बार माफ करता हूं, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश की तो हमारा सम्राट विद्यालय कभी भी तुम्हारे दल को प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने देगा। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य को देखा और छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य से मुस्कुराते हुए कहा, एकलव्य मैं तुम्हारी काबिलियत देखकर हैरान हूं कि तुम इतनी सी उम्र में कितने ताकतवर हो चुके हो। ऐसी काबिलियत तो मैंने बहुत कम योद्धाओं की देखी है। जब एकलव्य ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो एकलव्य ने छोटे हेड मास्टर से कहा, छोटे हेड मास्टर जी, बस मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी जो मेरी शक्तियां इतनी बढ़ गई है। जब छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य की बात सुनी तो छोटे हेड मास्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तभी छोटे हेड मास्टर ने चिल्लाते हुए कहा, तो आप सभी ने देख ही लिया है कि है प्रतियोगिता का विजेता है एकलव्य। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर आगे कहा, तो हम लोगों को 20 योद्धा मिल चुके हैं, लेकिन हमने अतुल की काबिलियत को देखा है। अगर हमने अतुल को नजरअंदाज कर दिया तो हम अतुल की काबिलियत की बेइज्जती करेंगे और एक नायब योद्धा को खो देंगे, इसीलिए हम अतुल को भी अपने साथ सम्राट विद्यालय लेकर जाएंगे। जब सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने हंसते हुए छोटे हेड मास्टर के सामने अपने हाथ जोड़े और छोटे हेड मास्टर से कहा, छोटे हेड मास्टर जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर मैं इस बार एक भी योद्धा को सम्राट विद्यालय के अंदर प्रवेश नहीं करवा पाता, मेरे दल के लीडर मुझे पैद से हटा देते। जब छोटे हेड मास्टर ने सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग की बात सुनी तो सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग से छोटे हेड मास्टर ने कहा, बुजुर्ग आसिफ, मैंने तुम्हारी वजह से अतुल को सम्राट विद्यालय के लिए नहीं चुना, बल्कि अतुल एक काबिल योद्धा है और मैंने अतुल की काबिलियत को देखा, अतुल को सम्राट विद्यालय के लिए चुना है। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर में आगे कहा, सभी लोग ध्यान से सुनो, हमें कल सुबह ही सम्राट विद्यालय के लिए जाना होगा। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर अपनी जगह से आगे बढ़ने लगे और थोड़ी ही देर में छोटे हेड मास्टर मैदान से चले गए। जब नीलेश देव और बाकी सभी लोगों ने छोटे हेड मास्टर को जाते हुए देखा तो बुजुर्ग नीलेश देव दलकर एकलव्य के पास आए और एकलव्य को हंसते हुए अपने कंधे पर उठाने लगे और एकलव्य का नारा भी लगने लगे।
तभी बुजुर्ग नीलेश ने एकलव्य से कहा, दोस्त एकलव्य, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। अगर हम लोग इस बार प्रतियोगिता में अपना एक भी योद्धा नहीं भेज पाते तो हमारा दल अगली बार सम्राट विद्यालय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाता। जब एकलव्य बुजुर्ग नीलेश की बात सुनी तो एकलव्य बुजुर्ग नीलेश से कहा, बुजुर्ग धन्यवाद तो मुझे आपका करना होगा जो आपने मुझे मौका दिया अपने दल से मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए। इतना कहकर एकलव्य ने बुजुर्ग नीलेश से कहा, अच्छा बुजुर्ग नीलेश, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना होगा, इसलिए मैं अब होटल में जा रहा हूँ। इतना कहकर एकलव्य तेजी से होटल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही एकलव्य ने बुजुर्ग नीले से कहा, बुजुर्ग मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है, इसलिए मैं होटल जा रहा हूँ। इतना कहकर एकलव्य बिना देर किए हुए होटल की तरफ निकल गया। थोड़ी ही देर में एकलव्य होटल आया और बिना देर किए हुए अपनी जादुई अंगूठी से करीब हरे रंग की बोतल को बाहर निकला और एक झटके में हरी रंग की बोतल से करीब 4 गोलियां खा गया। जब एकलव्य ने 4 गोलियों को खाया तो एकलव्य गोलियों की शक्तियों को अपने शरीर के अंदर सुखने के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। करीब 3 से 4 घंटे तक एकलव्य ध्यान की मुद्रा में बैठा रहा। सभी अचानक एकलव्य ने अपनी आंखें खोली और एक झटके में खड़ा हो गया। तभी एकलव्य ने अफसोस भरी तारीख से अंगड़ाई ली और एकलव्य ने अपने आप से कहा, सम्राट विद्यालय प्रतियोगिता के चक्कर में मैं अपनी ट्रेनिंग करना तो भूल ही गया। इतना कहकर एकलव्य ने अपनी जादुई अंगूठी के अंदर से काली रंग की किताब को बाहर निकला और काली रंग की किताब को ध्यान से देखने लगेगा। तभी एकलव्य ने किताब के अंदर पढ़ा, अगर किसी को अपना शरीर मजबूर करने के लिए खास तरह की गोली खानी पड़ती है जिसका नाम है शरीर पत्थर गोली, और अगर आपको शरीर पत्थर गोली बनानी है तो उसके लिए आपको करीब 2 तरह की जड़ी बूटियां चाहिए। पहली है पत्थर चाटा जड़ी बूटी और दूसरी है जेफर जड़ी बूटी। अगर दोनों जड़ी बूटियां को ठीक है अंदर डालकर सही तापमान में दोनों गोलियों को पिघलाकर इनका लिक्विड तैयार करके और अपनी थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्तियों को गोली के अंदर मिलाकर थोड़ी देर तक ठंडा करने के लिए छोड़ देना, जिससे आपका लिक्विड ठंडा होकर ठोस हो जाएगा और थोड़ी ही देर में आपकी गोली तैयार हो जाएगी। जब एकलव्य ने इतना पढ़ा तो एकलव्य के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तभी एकलव्य ने अपने आप से कहा, अगर मैं हकीम बन जाऊं तो मेरी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। वैसे भी हमारे देश में हकीमों की बहुत कमी है और जो कोई भी हाकिम होता है उसका रुतबा बहुत होता है। अगर किसी के पास अच्छे लेवल का हकीम होता है तो उस दल का रुतबा बहुत बढ़ जाता है। इतना कहकर एकलव्य बुजुर्ग धीरज के बारे में सोचने लगा और एकलव्य ने बुजुर्ग धीरज के बारे में सोचते हुए अपने आप से कहा, कहीं बुजुर्ग धीरज हाकिम तो नहीं थे। इतना कहकर एकलव्य बुजुर्ग धीरज के बारे में सोचने लगा। तभी एकलव्य ने अपने आप से आगे कहा, बुजुर्ग धीरज के करीब लोगों ने बुजुर्ग धीरज को धोखा क्यों दिया होगा, क्या खास था बुजुर्ग धीरज के पास पैसा जिसकी वजह से मुझे एक धीरज को धोखा मिला। जब एकलव्य बुजुर्ग धीरज के बारे में सोच रहे थे तभी अचानक एकलव्य के दिमाग के अंदर कुछ बात याद आने लगी। तभी एकलव्य ने बिना डर किए हुए अपनी जादू अंगूठी के अंदर से एक अजीब सा टुकड़ा बाहर निकला और एकलव्य अपने आप से कहने लगा, इस टुकड़े के बारे में बुजुर्ग धीरज मुझसे कह रहे थे कि ये टुकड़ा कोई चाबी का टुकड़ा है और इस टुकड़े के 4 हिस्से मौजूद हैं। कहीं चाबी के इस टुकड़े की वजह से मुझे धीरज के करीब लोगों ने बुजुर्ग धीरज को धोखा देकर इसी वजह से जान सिर्फ तो नहीं मारा। जब एकलव्य चाबी के बारे में सोच रहा था तभी एकलव्य ने आगे कहा, मुझे चाबी के बारे में पता लगाना होगा कि ये चाबी किसकी है और चाबी का राज क्या है। इतना कहकर एकलव्य थोड़ी देर तक चाबी को ध्यान से देखता रहा। तभी एकलव्य ने बिना देर किए हुए चाबी को अपनी जादुई अंगूठी के अंदर रखा और बिना देर किए हुए आगे कहने लगा, अगर मुझे हकीम बनना है तो मुझे भी कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। इतना कहकर एकलव्य ने आगे कहा, अगर हकीम बनना है तो मुझे सबसे पहले एक भट्टी को खरीदना होगा। इतना कहकर एकलव्य ने अपनी जादुई अंगूठी के अंदर से सफेद पोटली को बाहर निकला और एकलव्य ने आगे कहा, मेरे पास बहुत से सोने के सिक्के पड़े हुए हैं, मैंने अभी तक इनमें से एक भी सोने का सिक्का खर्च नहीं किया है। अगर मैं बाजार जाकर भट्टी को खरीद लूं तो मैं शायद हकीम बनने शुरुआत कर सकता हूं। इतना कहकर एकलव्य मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेजी से अपने काम से चला गया। थोड़ी ही देर में एकलव्य इंद्रगढ़ शहर के बाजार में गया। जब सभी लोगों ने एकलव्य को देखा तो सभी लोग आपस में बातें करने लगे। तभी एक इंसान ने दूसरे इंसान से कहा, अरे ये तो एकलव्य है, एकलव्य अकेली बाजार में क्या कर रहा है। जब पहले इंसान की बात दूसरे इंसान ने सुनी तो दूसरे इंसान ने पहले इंसान से कहा, भाई क्या पता एकलव्य बाजार में कुछ खरीदने के लिए आया होगा। जब सभी लोग आपस में बात कर रहे थे तो एकलव्य सभी की बातों को नजरअंदाज करते थे तेजी से आगे बढ़ता रहा। थोड़ी ही देर में एकलव्य एक दुकान के सामने रुक गया। तभी एकलव्य ने दुकान के ऊपर लगे हुए बोर्ड को पढ़ा, भट्टी घर। जब एकलव्य ने भट्टी घर का नाम पढ़ा तो एकलव्य बिना देर किए हुए भट्टी दुकान के अंदर घुस गया। जब सभी लोगों ने एकलव्य को भट्टी घर के अंदर घुसे हुए देखा तो सभी लोग आपस में बात करने लगे।
तभी पहले इंसान ने दूसरे इंसान से कहा, क्या एकलव्य भट्टी घर के अंदर क्यों गया है? इतना कहकर पहले इंसान ने आगे कहा, क्या एकलव्य कोई हकीम है? जब दूसरे इंसान ने पहले इंसान की बात सुनी तो दूसरे इंसान ने पहले इंसान से कहा, दोस्त क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें एकलव्य की उम्र नहीं दिख रही है क्या? उम्र में कोई भी इंसान योद्धा बन सकता है या फिर हाकिम ही बन सकता है। इतना कहकर दूसरे इंसान ने पहले इंसान से आगे कहा, अगर कोई भी इंसान हकीम और योद्धा बनने की कोशिश करता है तो वह इंसान हकीम और योद्धा दोनों के चक्कर में एक कचरा बनकर रह जाता है। जब सभी लोग आपस में बात कर रहे थे तभी एकलव्य दुकान के अंदर पहुंचकर अपने सामने खड़े हुए एक बुजुर्ग इंसान के पास पहुंचा और बुजुर्ग इंसान से कहने लगा, बुजुर्ग क्या आप मुझे एक भट्टी दिखा सकते हैं? जब बुजुर्ग ने एकलव्य की बात सुनी तो सफेद और हरे कपड़े पहना हुआ बुजुर्ग एकलव्य को ध्यान से देखने लगा। तभी सफेद और हरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने एकलव्य को दिखाते हुए कहा, लड़के मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम अभी हकीम बनने की ट्रेनिंग कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए यही चाहता हूँ, तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से भट्टी लेकर आता हूँ। जब एकलव्य ने बुजुर्ग की बात सुनी तो एकलव्य के चेहरे पर हल्की हैरानी दिखाई देने लगी। तभी एकलव्य ने अपने आप से कहा, क्या बुजुर्ग ने मुझे देखते ही बता दिया कि मैं अभी हकीम बनने शुरुआत कर रहा हूँ? इतना कहकर एकलव्य अपने आप से आगे कहने लगा, आखिरकार ये बुजुर्ग है कौन? जब एकलव्य बुजुर्ग के बारे में सोच रहा था तभी सफेद और हरे कपड़े पहना हुआ बुजुर्ग अपने हाथ में एक काले रंग की भट्टी को लाया और काले रंग की भट्टी को एकलव्य के सामने रख दिया। तभी सफेद और हरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने एकलव्य से कहा, दोस्त ये रही लेवल 2 की भट्टी, अगर तुम इस भट्टी में गोलियां तैयार करोगे तो तुम्हारे कामयाब होने के चांस बढ़ जाएंगे। जब एकलव्य ने लेवल 2 की भट्टी के बारे में सुना तो एकलव्य ने अपने आप से कहा, क्या भट्टी भी लेवलों के हिसाब से आती है? जब एकलव्य भट्टी के बारे में सोच रहा था तभी बुजुर्ग ने एकलव्य से कहा, दोस्त क्या भट्टी की कीमत है 500 सोने के सिक्के? जब एकलव्य ने इतनी बड़ी रकम सुनी तो एकलव्य के होश उड़ गए। तभी एकलव्य ने अपने आप से कहा, इतनी बड़ी रकम? इतना कहकर एकलव्य ने आगे कहा, अगर बुजुर्ग धीरज ने मुझे अपनी विरासत सौंपी नहीं होती तो मैं कभी भी भट्टी को खरीद नहीं पाता। इतना कहकर एकलव्य ने आगे कहा, मेरे पास बुजुर्ग धीरज की विरासत है और बुजुर्ग धीरज की विरासत के हिसाब से 500 सोने के सिक्के सागर में से बूंद निकालने के बराबर है। इतना कहकर एकलव्य ने बिना देर किए हुए जादू अंगूठी के अंदर से एक छोटी सी सफेद रंग की पोटली को बाहर निकाला और सफेद रंग की पोटली में से सोने के सिक्के गिना लगा। थोड़ी ही देर में एकलव्य ने 500 सोने के सिक्के बुजुर्ग के सामने रख दिए। जब बुजुर्ग ने 500 सोने के सिक्के देखे तो बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की हैरानी दिखाई देने लगी और सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग एकलव्य को अजीब निगाहों से देखने लगा और बुजुर्ग ने अपने आप से कहा, आखिरकार ये लड़का है कौन जो इतनी बड़ी रकम अपने साथ लेकर बेफिक्रा घूम रहा है? अगर किसी को इस लड़के के बारे में पता चल गया तो बहुत से लोग इस लड़के को लूटने के लिए इसके पीछे लग जाएंगे। जब बुजुर्ग एकलव्य के बारे में सोच रहा था तभी बुजुर्ग ने एकलव्य से कहा, दोस्त मैं तुमसे एक बात कहूँ? जब एकलव्य ने बुजुर्ग की बसनी तो एकलव्य ने बुजुर्ग से कहा, हाँ बुजुर्ग कहो आप क्या कहना चाहते हो? जब बुजुर्ग ने एकलव्य की बात सुनी तो बुजुर्ग ने एकलव्य से कहा, दोस्त तुम अपने साथ इतनी बड़ी रकम लेकर ऐसे मत घुमा करो, कहीं किसी को पता चल गया तो तुम्हारी जान पर खतरा आ जाएगा और तुम्हें लूटने के लिए बहुत से लोग तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। जब एकलव्य ने बुजुर्ग की बात सुनी तो एकलव्य ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बुजुर्ग जो आपने मेरी इतनी फिक्र की है। इतना कहकर एकलव्य ने आगे कहा, लेकिन बुजुर्ग आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। इतना कहकर एकलव्य ने जादुई अंगूठी को अपनी भट्टी के अंदर रखा और बिना देर किए हुए दुकान से बाहर चला गया। जब एकलव्य की दुकान से बाहर जा रहा था तो एकलव्य की बात दुकान में खड़े हुए एक इंसान ने सुन ली और वो भी इंसान बिना देर किए हुए दुकान से बाहर निकल गया। जब बुजुर्ग ने उस इंसान को बाहर जाते हुए देखा तो बुजुर्ग ने अपने आप से कहा, लगता है अब इस लड़के को कोई नहीं बचा सकता। क्यों? लुटेरों की खबरी को इस लड़के के बारे में पता चल गया है और लुटेरे का ये खबरी अपने साथियों को लेकर इस लड़के को लूटने के लिए आ जाएंगे। इतना कहकर सुरक्षित और हरी कपड़े पहना हुआ बुजुर्ग एकलव्य के लिए अफसोस मनने लगा। जब बुजुर्ग एकलव्य के लिए अफसोस मन रहा था तभी एकलव्य मुस्कुराते हुए तेजी से होटल की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। एकलव्य थोड़ी देर आगे बढ़ा ही होगा तभी अचानक एकलव्य को 10 से 15 लोगों ने घेर लिया। जब सभी लोगों ने काले कपड़े पहने हुए इंसानों को देखा और उन इंसानों ने अपने चेहरे पर अजीब से नकाब भी पहने हुए थे, जब सभी लोगों ने उन सभी लोगों को देखा तो सभी लोग तेजी से इधर उधर भगाने लगे और चिल्लाकर कहने लगे, लुटेरों की टोली आ चुकी है, भागो यहाँ से। इतना कहकर सभी लोग इधर उधर भगाने लगे। जब एकलव्य ने अपने सामने काले कपड़े पहने हुए इंसानों को देखा तो एकलव्य ने सभी काले कपड़े पहने हुए इंसानों से कहा, कौन हो आप लोग और आपने मेरा रास्ता क्यों रोका है? जब काले कपड़े पहने हुए एक इंसान ने एकलव्य की वास्तविक तो काले कपड़े पहने हुए उस इंसान ने एकलव्य से कहा, लड़के चुपचाप से जो कुछ भी है हमें सौंप दो अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी हो। जब एकलव्य ने काले कपड़े पहने हुए इंसान की बात सुनी तो एकलव्य ने काले कपड़े पहने हुए इंसान से कहा, और अगर मैंने अपना सामान तुम्हें नहीं दिया तो तुम क्या करोगे?
जब नकाब पहने हुए इंसान ने एकलव्य की बात सुनी तो नकाब पहने हुए इंसान ने एकलव्य से कहा, अगर तूने अपना सामान नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार कर तेरा सामान छीन लूंगा। जब एकलव्य ने नकाब पहने हुए इंसान की बात सुनी तो एकलव्य ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए नकाब पहने हुए इंसान से कहा, तो ठीक है, तुम मुझे मार कर मुझसे मेरा सामान छीन लो। जब नकाब पहने हुए इंसान ने एकलव्य की बात सुनी तो नकाब पहने हुए इंसान ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, लड़के, अगर तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है तो मैं तेरी जिंदगी ही छीन लूंगा। इतना कहकर नकाब पहने हुए इंसान ने अपने साथियों से कहा, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ और जाकर इस लड़के को जान से मार डालो। जब सभी नाका पहने हुए लोगों ने अपने सरदार की बात सुनी तो सभी नाका पहने हुए इंसान एकलव्य को जान से मरने के लिए एकलव्य की तरफ बढ़ गए। जब एकलव्य ने सभी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो एकलव्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी जगह से गायब हो गया। जब नकाब पहने हुए इंसान ने एकलव्य को गायब होते हुए देखा तो नकाब पहने हुए इंसान के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई देने लगी और नकाब पहने हुए इंसान ने चिल्लाकर कहा, कहाँ गया ये लड़का, जल्दी से ढूंढो। जब नकाब पहने हुए इंसान अपने साथी से इतना कह रहा था तभी अचानक नकाब पहने हुए इंसान को अपने साथी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी और नकाब पहने हुए इंसान का साथी उड़ाते हुए बाजार की एक दीवार से टकरा गया। जब नकाब पहने हुए इंसान ने अपने साथी को बाजार की दीवार से टकराते देखा तो नकाब पहने हुए इंसान ने चिल्लाकर कहा, लड़के, तू क्या चुप चुप कर बात कर रहा है, अगर तुझ में हिम्मत है तो तू सामने आकर मेरा सामना कर। जब नकाब पहने हुए इंसान ने एकलव्य से इतना कहा तभी अचानक एक एक करके बहुत सी आवाजें बाजार में खड़े हुए लोगों को सुनाई देने लगी। जब बाजार में खड़े हुए लोगों ने चिल्लाती हुई आवाज हो सुना तो सभी लोग अपने सामने का नजारा देखने लगे। तभी सभी लोगों ने देखा कि काले कपड़े पहने हुए बहुत से लोग हवा में उड़ उड़कर इधर उधर गिर रहे थे। थोड़ी ही देर में 10 से 15 लोग बहुत बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पड़े हुए दिखाई देने लगे। सभी एकलव्य नकाब पहने हुए इंसान के सामने आए और एकलव्य ने खौफनाक आवाज में नकाब पहने हुए इंसान से कहा, तुझे मुझसे आमने सामने मुकाबला करना था, ले मैं आ गया। जब नकाब पहने हुए इंसान ने एकलव्य को अपने सामने देखा तो नाका पहने हुए इंसान के चेहरे पर खौफ दिखाई देने लगा। वहीं जब नकाब पहने हुए इंसान एकलव्य से डर रहा था तो बाजार में खड़े हुए लोग एकलव्य को देखकर आपस में बात करने लगे, क्या ये तो एकलव्य है। इतना कहकर दूसरे इंसान ने पहले इंसान से कहा, हाँ दोस्त, ये तो एकलव्य है। अच्छा, तो ये लुटेरे एकलव्य को लूटने के लिए आए थे, शायद इन्हें पता नहीं है कि एकलव्य सम्राट विद्यालय का सबसे ताकतवर योद्धा बन चुका है और ये सभी एकलव्य को लूटने के लिए आए थे। इतना कहकर बाजार में खड़े हुए लोग जोर जोर से हंसने लगे और सभी लोग लुटेरों का मजाक उड़ाने लगे। जब नकाब पहने हुए इंसान ने अपने आसपास खड़े हुए लोगों की बात सुनी तो नकाब पहने हुए इंसान ने एकलव्य को दिखाते हुए अपने आप से कहा, क्या ये एकलव्य है? मैंने भी इसके बारे में सुना है, मेरी फूटी किस्मत के लिए जो मेरा सामना एकलव्य से करवा दिया है। इतना कहकर नकाब पहने हुए इंसान ने अपनी निगाहें इमारत के पास खड़े हुए इंसान के ऊपर की और उस इंसान को गुस्से भरी निगाहों से देखने लगा। जब इमारत के पास खड़े हुए इंसान ने नकाब पहने हुए इंसान की गुस्से भरी निगाहों को देखा तो इमारत के पास खड़ा हुआ इंसान तेजी से भाग गया। जब नाका पहने हुए इंसान ने इमारत के पास खड़े हुए इंसान को भागते हुए देखा तो नकाब पहना हुआ इंसान भी एकलव्य के सामने से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब एकलव्य ने नकाब पहने हुए इंसान को भागते हुए देखा तो एकलव्य ने अपनी रफ्तार को बढ़ाया और नकाब पहने हुए इंसान के सामने आ गया। तभी एकलव्य ने नकाब पहने हुए इंसान से कहा, तुम कहाँ भाग रहे हो? तुमने कहा था कि मेरे सामने आकर मुकाबला करो, लो मैं आ गया, आ जाओ एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। जब नकाब पहने हुए इंसान ने एकलव्य की बात सुनी तो नकाब पहने हुए इंसान के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा और नकाब पहने हुए इंसान ने बिना डर किए हुए अपने हाथ जोड़े और एकलव्य के कदमों में गिर गए और रोते हुए एकलव्य से कहने लगा, मुझे माफ कर दो दोस्त एकलव्य, मैं तुम्हारे बारे में जानता नहीं था, मैं दोबारा कभी भी किसी को लूटने की कोशिश नहीं करूंगा, आप इस बार मुझे छोड़ दे। जब एकलव्य ने नकाब पहने हुए इंसान की बात सुनी तो एकलव्य ने हंसते हुए नकाब पहने हुए इंसान से कहा, अच्छा, अब अपने पर आई तो तुम अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हो, और अगर मेरी जगह कोई कामचोर इंसान होता तो तुम मुझे छोड़ देते। जब नकाब पहने हुए इंसान ने एकलव्य की बात सुनी तो नकाब पहने हुए इंसान के चेहरे पर खामोशी छा गई। लेकिन जब नकाब पहने हुए इंसान ने एकलव्य का चेहरा देखा तो नकाब पहने हुए इंसान के चेहरे पर खौफ दिखाई देने लगा। नकाब पहने हुए इंसान एकलव्य के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा। जैसे ही नकाब पहने हुए इंसान एकलव्य के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा था तभी एकलव्य ने हंसते हुए नकाब पहने हुए इंसान से कहा, तूने ना जाने कितने लोगों को लूटा होगा और क्या पता तूने कितने लोगों की जान ली होगी, और आज जब तेरी जान पर बात आई तो तू अपनी जान की भीख मांग रहा है। इतना कहकर एकलव्य ने आगे कहा, चल ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, अगर तू मेरे दिए गए मौके में
अपनी जान को बचा लेता है तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। जब नकाब पहने हुए इंसान ने एकलव्य की बात सुनी तो नकाब पहने हुए इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और नकाब पहने हुए इंसान ने मुस्कुराते हुए एकलव्य से कहा, जी आप कहिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। जब एकलव्य ने नकाब पहने हुए इंसान की बात सुनी तो एकलव्य ने नकाब पहने हुए इंसान से कहा, ठीक है, जब तू मेरी बात मानने को तैयार है तो मैं तुझे बता देता हूँ कि अगर इंदरगढ़ शहर के लोग तुझे माफ कर देते हैं तो मैं भी तुझे माफ कर दूंगा। जब नकाब पहने हुए इंसान ने एकलव्य की बात सुनी तो नकाब पहने हुए इंसान ने बिना देर किए हुए एकलव्य से कहा, ठीक है, मैं अपनी जान की भी इंदरगढ़ शहर के लोगों से मांगूंगा। इतना कहकर नकाब पहने हुए इंसान तेजी से बाजार में खड़े हुए लोगों के पास जाने लगा और अपने हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठकर लोगों से अपनी जान की भीख मांगने लगा। जब इंदरगढ़ शहर के लोगों ने नकाब पहने हुए इंसान को भीख मांगते हुए देखा तभी इंदरगढ़ शहर के एक इंसान ने नकाब पहने हुए इंसान से कहा, तूने मेरे छोटे भाई को जिंदा छोड़ा था। जब मेरे भाई ने तुझे पैसे देने से मना कर दिया था तो तूने बीच शहर में सभी के सामने उसका गला काट दिया था, फिर मैं तुझे माफ कैसे करूं। इतना कहकर बाजार में खड़े हुए इंसान ने एकलव्य से कहा, दोस्त एकलव्य, इसे जान से मार डालो, ये बहुत कमीना इंसान है। ये इंसान पैसे के लिए किसी को भी जान से मार सकता है। दोस्त एकलव्य, तुम ऐसे जिंदा मत छोड़ना। जब सभी लोगों ने अपने बगल में खड़े हुए इंसान की बात सुनी तो सभी लोग चिल्लाकर कहने लगे, हाँ दोस्त एकलव्य, इसे जिंदा मत छोड़ो ना, अगर तुमने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये दोबारा लोगों को लूटकर जान से मरेगा। जब एकलव्य ने सभी की बात सुनी तो एकलव्य ने हंसते हुए नकाब पहने हुए इंसान से कहा, देख ले तेरे कर्मों का अंजाम, सभी लोग तुझे जान से मरने की बात कर रहे हैं। अगर तूने अच्छे काम किए होते तो यही लोग तेरे लिए मर मिटने के लिए तैयार होते। इतना कहकर एकलव्य ने आगे कहा, अब मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर एकलव्य ने अपनी जादुई अंगूठी से सफेद रंग की तलवार को बाहर निकला और पलक झपकते ही नकाब पहने हुए इंसान के पास पहुंच गया। जब नकाब पहने हुए इंसान ने एकलव्य के हाथ में तलवार को देखा तो नकाब पहने हुए इंसान ने गुस्से से चिल्लाकर एकलव्य से कहा, ठीक है, जब तू मुझे मरने ही वाला है तो मैं ऐसे नहीं मारूंगा, तुझे भी मारूंगा। इतना कहकर नकाब पहने हुए इंसान ने अपने पास से खंजर को बाहर निकाला और एकलव्य के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ गया, लेकिन नकाब पहने हुए इंसान ने अपने कदम आगे बढ़ाए कि अचानक नकाब पहने हुए इंसान का असर काटकर अलग गिर गया। जब सभी लोगों ने अपने सामने का नजारा देखा तो सभी लोग आपस में बात करने लगे। तभी पहले इंसान ने दूसरे इंसान से कहा, अरे दोस्त, ये क्या हुआ? नकाब पहने हुए इंसान कैसे मारा गया? क्या तुमने कुछ देखा? जब पहले इंसान की बात दूसरे इंसान ने सुनी तो दूसरे इंसान ने पहले इंसान से कहा, नहीं भाई, मैंने भी नहीं देखा कि ये मारा कैसे गया। जब सभी लोग आपस में बात कर रहे थे तो वही दूसरी तरफ एकलव्य अपनी तलवार से खून को पूछ रहा था और एकलव्य बिना कुछ किसी से कहे चुपचाप से अपने होटल की तरफ निकल गया। थोड़ी ही देर में एकलव्य अपने होटल में पहुंच गया तो एकलव्य ने अपने आप से कहा, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बाद में गोली बनाने की ट्रेनिंग करूंगा, अभी मैं सो जाता हूँ। इतना कहकर एकलव्य बिना देर किए हुए अपने बिस्तार पर जाकर सो गया। जैसे ही एकलव्य बिस्तार पर सोया तो अगली सुबह सूरज की रोशनी एकलव्य के चेहरे से टकराने लगी। जब सूरज की रोशनी एकलव्य के चेहरे से टकराई तो एकलव्य बिना देर किए हुए अपने बिस्तर से खड़ा हुआ और तैयार होने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में एकलव्य तैयार होकर अपने कमरे में आया तभी अचानक एकलव्य को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देने लगी। जब एकलव्य ने दरवाजे की आवाज सुनी तो एकलव्य बिना देर किए हुए एकलव्य दरवाजे को खोला तो एकलव्य ने दरवाजे के बाहर बुजुर्ग नीलेश को खड़ा हुआ देखा। जब बुजुर्ग नीलेश ने दरवाजे को खुलते हुए देखा तो बुजुर्ग नीलेश ने मुस्कुराते हुए एकलव्य से कहा, एकलव्य, तुम्हें सम्राट विद्यालय के लिए देर हो रही होगी, कुछ ही देर में छोटे हेड मास्टर बाकी योद्धाओं को लेकर अपने साथ चले जाएंगे, जल्दी करो, हमें इमारत के पास पहुंचना होगा। जब एकलव्य ने नीलेश की बात सुनी तो एकलव्य ने बिना देर किए हुए नीलेश से कहा, जी बुजुर्ग नीलेश, चली है, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर बुजुर्ग नीलेश और एकलव्य तेजी से इमारत की तरफ जाने लगे। थोड़ी ही देर में बुजुर्ग नीलेश, देव, एकलव्य और बहुत से लोग इमारत के बाहर खड़े हुए थे। तभी एकलव्य की नजर अतुल के ऊपर हो गई। तभी एकलव्य ने देखा कि अतुल पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा था। जब एकलव्य ने अतुल को देखा तो एकलव्य ने अपने मन में कहा, अतुल इतनी जल्दी ठीक हो गया। इतना कहकर एकलव्य ने आगे कहा, लगता है एकलव्य को कोई उच्च लेवल गोली दी गई है, इसलिए अतुल इतनी जल्दी ठीक हो गया है। जब एकलव्य अतुल के बारे में सोच रहा था तभी अचानक सभी लोगों को छोटे हेड मास्टर की आवाज सुनाई देने लगी। जब सभी लोगों ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो सभी लोगों ने अपनी निगाहें इमारत के दरवाजे ऊपर की तो सभी लोगों ने देखा कि छोटे हेड मास्टर और 4 बुजुर्ग इमारत के दरवाजे से होते हुए बाहर निकल रहे थे। थोड़ी ही देर में छोटे हेड मास्टर और बाकी बुजुर्ग सभी लोगों के सामने आ गए। तभी छोटे हेड मास्टर ने सभी से कहा, तो बस हम लोग कुछ ही समय में सम्राट विद्यालय के लिए निकलने वाले हैं। जब सभी लोगों ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो सभी लोग खुशी से उछलने लगे। जब छोटे हेड मास्टर ने सभी को खुश होते हुए देखा तो छोटे हेड मास्टर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दिखाने लगी। तभी छोटे हेड मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा,
अपनी जादुई अंगूठी से एक उड़ान वाली नाव को बाहर निकाला और सभी से कहा, सभी बच्चों नाव पर चढ़ जाओ। जब एकलव्य ने नाव को देखा तो एकलव्य ने अपने चेहरे पर हैरानी को लाते हुए बुजुर्ग नीलेश से कहा, बुजुर्ग ये क्या चीज है और ये हवा में क्यों उड़ रही है। जब बुजुर्ग नीलेश ने एकलव्य की बात सुनी तो बुजुर्ग नीलेश ने एकलव्य को दिखाते हुए एकलव्य से कहा, एकलव्य क्या तुम्हें उड़ने वाली नाव के बारे में कुछ नहीं पता। जब एकलव्य ने बुजुर्ग नीलेश की बात सुनी तो एकलव्य ने हैरान होते हुए कहा, उड़ान वाली नाव वो क्या होती है। इतना कहकर एकलव्य ने आगे कहा, नाव तो पानी में चलती है, नाव कब से हवा में उड़ने लगी। जब नीलेश ने एकलव्य की बात सुनी तो नीलेश ने एकलव्य से कहा, एकलव्य क्या तुमने कभी भी उड़ने वाली नाव नहीं देखी। जब एकलव्य ने नीलेश की बात सुनी तो एकलव्य ने नीलेश से कहा, नहीं बुजुर्ग नीलेश, मैंने कभी भी उड़ने वाली नाव नहीं देखी। जब नीलेश ने एकलव्य की बात सुनी तो नीलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, एकलव्य उड़ान वाली नाव एक खास तरह की नाव होती है और इन नावों को शक्तिशाली योद्धा या अमीर इंसान ही अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि उड़ाने वाली नाव बहुत ही महंगी आती है। जब एकलव्य और बुजुर्ग नीलेश आपस में बात कर रहे थे तभी छोटे हेड मास्टर ने कहा, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी सम्राट विद्यालय के लिए निकलना चाहिए। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर नहीं आएंगे, कहा, जो नई पीढ़ी के योद्धा प्रतियोगिता में चुने गए हैं वो सभी लोग नाव पर चढ़ जाएंगे। जब सभी योद्धाओं ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो सभी योद्धा एक एक करके नाव के ऊपर चढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में सभी लोग नाव के ऊपर चढ़ गए। जब छोटे हेड मास्टर ने सभी को चढ़ते हुए देखा तो छोटे हेड मास्टर और बुजुर्ग भी नाव के ऊपर चढ़ गए। जैसे ही छोटे हेड मास्टर नाव के ऊपर चले तो छोटे हेड मास्टर ने अपने हाथों को अजीब तरह से घुमाना शुरू कर दिया। जैसे ही छोटे हेडमास्टर ने अपने हाथों को अजीब तरह से घुमाना शुरू किया तभी अचानक छोटे हेडमास्टर के शरीर से सुनहरे रंग की शक्तियां वहां निकली। तो छोटे हेडमास्टर ने अपने हाथ को नाव के ऊपर रख दिया। जैसे ही छोटे हेडमास्टर ने अपना हाथ नाव के ऊपर रखा तभी अचानक छोटे हेडमास्टर की शक्ति नाव के चारों तरफ फैलने लगी और नाव हवा में उड़ने लगी। जब सभी लोगों ने नाव को उड़ाते हुए देखा तो सभी लोग शोर मचाने लगे। जब सभी लोग शोर मचा रहे थे तभी छोटे हेडमास्टर ने नाव को आगे बढ़ा दिया। जब सभी लोगों ने नाव को आगे बढ़ते हुए देखा तो सभी योद्धा नाव के नीचे देखने लगे और अपने लोगों से हाथ हिलाकर विदा लेने लगे। जब नीचे खड़े हुए लोगों ने अपने योद्धाओं को जाते हुए देखा तो सभी लोग चिल्लाकर कहने लगे, सम्राट विद्यालय से ताकतवर होकर ही बाहर आना। इतना कहकर नीचे खड़े हुए लोग भी अपने हाथों को हिलाने लगे। जब सभी लोग नाव को हवा में उड़ाते हुए देख रहे थे तभी अचानक नाव थोड़ी ही देर में सभी की आंखों से ओझल हो गई। जब सभी लोगों ने नाव को गायब होते देखा तो सभी लोग अपने अपने दल की तरफ जाने लगे। जब इंद्रगढ़ शहर से सभी लोग चले गए तो पूरे इंद्रगढ़ शहर में सन्नाटा छा गया। तभी नाव के ऊपर सभी लोग आसमान का नजारा लेते हुए बहुत खुश हो रहे थे। तभी छोटे हेड मास्टर ने सभी से कहा, आप सभी लोग थोड़ा सा आराम कर लीजिए, हम कल सुबह तक सम्राट विद्यालय में पहुंच जाएंगे। जब सभी लोगों ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और सभी लोग खुश होते हुए आपस में बात करने लगे और एक दूसरे से दोस्ती बढ़ाने लगे। जब छोटे हेड मास्टर ने सभी को एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हुए देखा तो छोटे हेड मास्टर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। थोड़ी ही देर में छोटे हेड मास्टर ने सभी से कहा, सभी बच्चे थोड़ा सा आराम कर लो, हम कल सुबह सम्राट विद्यालय में पहुंच जाएंगे। जब सभी लोगों ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो सभी लोग नाव के ऊपर ही अपनी अपनी जगह पकड़कर बैठने लगे। थोड़ी ही देर में सभी लोग अपनी जगह पर बैठकर सो गए। छोटे हेडमास्टर का नाम सभी को सोते हुए देखा तो छोटे हेडमास्टर भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। जब सभी लोग सो रहे थे तो अगली सुबह छोटे हेडमास्टर के सामने एक जंगल दिखाई देने लगा। जब छोटे हेडमास्टर में अपने सामने जंगल को देखा तो छोटे हेड मास्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तभी छोटे हेड मास्टर ने चिल्लाते हुए सभी से कहा, सभी योद्धा नींद से जाग जाओ, हम सम्राट विद्यालय की सीमा पर पहुंच चुके हैं। जब सभी लोगों ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो सभी लोग एक झटके में जाग गए। जब सभी लोग जाकर तो सभी लोग खड़े होकर नीचे देखने लगे तो सभी लोगों ने देखा उनके सामने एक विशाल जंगल दिखाई दे रहा था। जब सभी लोगों ने जंगल को देख रहे थे तभी छोटे हेड मास्टर ने बुजुर्गों से कहा, बुजुर्गों तैयार हो जाओ। जब सभी बुजुर्गों ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो सभी बुजुर्ग छोटे हेड मास्टर के बगल में आकर खड़े हो गए। छोटे हेड मास्टर ने सभी बुजुर्गों को आते हुए देखा तो छोटे हेड मास्टर और बाकी बुजुर्ग अपने हाथों को अजीब तरह से घुमाना शुरू कर दिया। जब छोटे हेड मास्टर और बाकी बुजुर्गों ने अपने हाथों को हवा में घुमाना शुरू किया तो अचानक से आसमान में नीले रंग का कवच दिखने लगा और नीले कवच के बीचों बीच दरार भी दिखने लगी और थोड़ी ही देर में नीले रंग के बीचों बीच एक दरवाजा खुल गया। जब सभी लोगों ने आसमान में दरवाजे को खुलते हुए देखा तो सही के चेहरे पर हैरानी दिखाई देने लगी। जब सभी लोग आसमान में दरवाजे को हैरानी से खुलते हुए देख रहे थे तभी छोटे हेड मास्टर नाव को सीधा दरवाजे के अंदर ले जाने का थे और थोड़ी ही देर में छोटे हेड मास्टर सभी लोगों को दरवाजे के अंदर ले गई। जैसे ही सभी लोग दरवाजे के अंदर घुसे तो अचानक से रहस्यमय दरवाजा बंद हो गया।
जैसा ही रसमई दरवाजा बंद हुआ तभी सभी लोगों ने अपने सामने का नजारा देखा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी सभी लोगों ने देखा कि उनके सामने बहुत ही खूबसूरत है एक शहर बसा हुआ है और सभी के सामने बहुत ही रंग बिरंगी इमारतें भी दिखाई दे रही थी और सभी लोगों ने अपनी निगाहें शहर के बीचों बीच की तो सभी लोगों को शहर के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा नीले रंग का टावर भी दिखाई देने लगा और नीले रंग के टावर के ऊपर रहस्यमयी रोशनी भी दिखाई दे रही थी जो बिल्कुल खून जैसी लाल रंग की देख रही थी। जब सभी लोग टावर को देख रहे थे तो छोटे हेडमास्टर ने बिना देर किए हुए नाव को नीचे उतरने लगे और थोड़ी ही देर में छोटे हेडमास्टर ने नाव को एक इमारत के पास उतार दी। जब नव इमारत के पास उतरी तो सभी नए छात्रों ने देखा कि उनका स्वागत करने के लिए इमारत के सामने बहुत लोग खड़े हुए थे। जब नए छात्रों ने इतने सारे लोगों को देखा तो सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और एक छात्र ने अपने बगल में खड़े हुए साथियों से कहा, इतने सारे लोग हमारा स्वागत करने के लिए आए हैं। इतना कहकर उस छात्र ने आगे कहा, आज मुझे मालूम पड़ गया कि जब कोई सम्राट विद्यालय के लिए चुना जाता है तो उसका रुतबा इतना क्यों होता है। जब पहले छात्र की बात दूसरे छात्र ने सुनी तो दूसरे छात्र ने पहले छात्र से कहा, तुमने सही कहा दोस्त, आज मुझे पता चल रहा है सम्राट विद्यालय का छात्र बनना कितना गौरवशाली होता है। जब सभी लोग आपस में बात कर रहे थे तभी एकलव्य ने इतने सारे लोगों को देखा तो एकलव्य समझ गया कि वो सभी लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं। वही एकलव्य के बगल में खड़ा हुआ देव भी इतने सारे लोगों को देखकर खुश होने लगा और देव ने एकलव्य से कहा, दोस्त एकलव्य देखो हमारा स्वागत करने के लिए कितने लोग आए हैं। जब एकलव्य ने देव की बात सुनी तो एकलव्य ने देव से कहा, देव जो तुम्हें इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं वो हमारा स्वागत करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि इसलिए आए हैं कि वो लोग जान सके कि हम कितने ताकतवर हैं और मैं इनके चेहरे को देखकर बता सकता हूँ कि ये लोग हमें देखकर हम पर अपना रोब चढ़ना चाहते हैं और कई लोग हमें अपना नौकर बनाकर हमसे अपना काम भी करवाना चाहते हैं। जब देव ने एकलव्य की बात सुनी तो देव के चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी और देव ने एकलव्य से कहा, क्या कह रहे हो दोस्त, देखना अगर तुम्हारी बात सच हुई तो हम लोग यहाँ पर शक्तिशाली बनने के लिए आए हैं ना कि किसी का गुलाम। जब सभी लोग आपस में बात कर रहे थे छोटे हेडमास्टर ने सभी से कहा तो सभी नए छात्र, अब हमारा काम यहाँ पर खत्म होता है, तुम सभी सम्राट विद्यालय के हेड ऑफिस पहुंचकर अपने नाम को हेड ऑफिस में दर्ज करवा कर अपने अपने चाबी वहीं से हासिल कर लेना। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर और सभी बुजुर्ग तेजी से नाव से चले गए। जब नए छात्रों ने छोटे हेड मास्टर को जाते हुए देखा तो सभी नए छात्र मुस्कुराते हुए नाव से नीचे उतरने लगे, लेकिन एकलव्य, देव और दीपिका एक साथ ही तीन ही नाव पर खाली रहे और सभी को जाते हुए देख रहे थे। जब पुराने छात्रों ने नए छात्रों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो सभी पुराने छात्रों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। थोड़ी ही देर में सभी नए छात्र पुराने छात्रों के पास पहुंचकर उन सभी से मुस्कुराकर बात करने लगे। जब पुराने छात्रों ने नए छात्रों की बात सुनी तो करे छात्रों ने नए छात्रों से कहा, दोस्तों आप सभी का सम्राट विद्यालय में स्वागत है। इतना कहकर एक पुराने छात्र ने सभी से आगे कहा, दोस्तों आप पहली बार सम्राट विद्यालय में आए हैं इसीलिए हम लोग तुम लोगों को तुम्हारी आने की खुशी में दावत देना चाहते हैं। क्या तुम लोग हमारे साथ चलकर हमारे इलाकों में हमारे साथ दावत का आनंद लेना चाहते हो। जब सभी लोगों ने पुराने छात्रों की बात सुनी तो सही छात्र मुस्कुराते हुए पुराने छात्रों से कहने लगे, हाँ शनियार, हम सभी आपके साथ आपके जश्न में शामिल होना चाहते हैं। जब सभी पुराने साथियों ने नए छात्रों की बात सुनी तो सभी पुराने साथियों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और सभी पुराने छात्रों में नए छात्रों से कहा, तो आप लोग खड़े क्यों हो, चलो हमारे साथ। जब नए छात्रों ने पुराने छात्रों की बात सुनी तो सभी नए छात्र पुराने छात्रों के साथ जाने लगे। जब सभी नए छात्र पुराने छात्र के साथ जा रहे थे तभी एक पुराने छात्र की नज़र एकलव्य, देव और देव के साथी के ऊपर हो गई। तभी पुराने छात्र ने एकलव्य से कहा, तुम लोग क्यों खड़े हो, तुम लोग भी हमारे साथ चलो। जब पुराने छात्र की बात उसके साथी ने सुने तो पुराने छात्र के साथी ने कहा, क्या हुआ गौरव, तुम किससे क्या बात कर रहे हो। इतना कहकर गौरव के साथी की नज़र एकलव्य के ऊपर हो गई। तभी गौरव के साथी ही नहीं एकलव्य से कहा, दोस्त तुम क्यों वहां पर खड़े हो, तुम भी हमारे साथ दावत में चलो। जब एकलव्य ने पुराने छात्र की बात सुनी तो एकलव्य ने पुराने छात्र से कहा, नहीं दोस्त, मुझे कोई भी दावत में जाना अच्छा नहीं लगता, हम लोग सीधे सम्राट विद्यालय के हेड ऑफिस में जा रही है। इतना कहकर एकलव्य, देव और देव का साथी बिना देर किए हुए दूसरी तरफ बढ़ गए। जब बाकी पुराने छात्रों एकलव्य को जाते हुए देखा तो गौरव ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से निकलकर बच गए, तुम चिंता मत करो, तुम तीनों हम लोगों से कब तक बचते रहोगे। इतना कहकर गौरव ने अपने बगल में खड़े हुए लाल कपड़े पहने हुए लड़के से कहा, भाई अविनाश, हम इन तीनों को बाद में देखते हैं।
पहले ये सभी नए छत्रों को ले जाकर हम अपने इलाके को साफ करवाते हैं, वैसे भी हम लोगों ने अपने इलाकों को बहुत दिनों से साफ नहीं किया है। इतना कहकर अविनाश, गौरव और बाकी सभी लोग तेजी से अपने अकेले की तरफ निकल गए। जब सभी लोग वहां से चले गए तो एकलव्य, देव और देव के साथी एक बहुत बड़ी सुनहरी इमारत के पास आ गए। तभी एकलव्य, देव और देव के साथी ने इमारत के ऊपर पड़ा हेड ऑफिस इतना पढ़ाकर एकलव्य, देव और देव का साथी बिना देर किए हुए इमारत के अंदर घुसने लगे। थोड़ी ही देर में एकलव्य और देव का साथी एक सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग के सामने पहुंचे। जब सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने एकलव्य, देव और देव के साथी को देखा तो सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने एकलव्य, देव और देव के साथी से कहा, तुम तीनों ही आए हो और बाकी के लोग कहाँ हैं? जब एकलव्य ने बुजुर्ग की बात सुनी तो एकलव्य ने बुजुर्ग से कहा, बुजुर्ग, पुराने छात्र सभी को साथ लेकर चले गए हैं और सभी पुराने छात्र कह रहे थे कि नई छात्रों के आने की वजह से वो सभी दावत मना रहे हैं, इसीलिए पुराने छात्र नए छात्रों को लेकर चले गए हैं। जब सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने एकलव्य की बात सुनी तो सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने अपनी दादी को सहलते हुए कहा, ये पुराने छात्र अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, मुझे ही जानकर सभी को समझना होगा। इतना कहकर सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने एकलव्य, देव और देव के साथी से कहा, तुम तीनों यहाँ से सीधे जाकर उल्टे हाथ पर मुड़ जाना, वहीं पर नए छात्रों के रहने के कमरे बनी हुई है। इतना कहकर सफेद कपड़े पहना हुआ बुजुर्ग अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेजी से इमारत से बाहर निकल गया। जब एकलव्य बारदेव के साथ में बुजुर्ग को जाते हुए देखा, देव ने एकलव्य से कहा, भाई एकलव्य, तो हम भी चले जहां पर बुजुर्ग ने हमें जाने के लिए कहा है। जब एकलव्य ने देव की बात सुनी तो एकलव्य ने अपना सिर हिला दिया और एकलव्य, देव और देव का साथी बिना देर किए हुए अपने अकेले की तरफ निकल गए। जब एकलव्य, देव और देव का साथी अपने इलाके की तरफ गए तो वहां दूसरी तरफ पुराने छात्र नए छात्रों को लेकर अपने इलाके में पहुंच गए थे। तभी नए छात्रों ने देखा कि उस जगह पर बहुत से घर बने हुए थे और सभी घर और मैदान बहुत ही गंदे और कचरा से भरे हुए थे। जब सभी नए छात्रों ने अपने सामने का नजारा देखा तो नए छात्रों ने अविनाश से कहा, सीनियर, आप तो कह रहे थे कि यहाँ पर दावत होने वाली है, लेकिन यहाँ तो बहुत गंदगी माची हुई है। जब अविनाश, गौरव और बाकी पुराने छात्रों ने नए छात्रों की बात सुनी तो सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तभी अविनाश ने हंसते हुए कहा, दोस्तों, दावत तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन पहले दावत की तैयारी तो करवाओ। तुम लोग इस तरह से सफाई तो करो, जब भी तो हम लोग दावत की तैयारी करेंगे। जब अतुल ने पुरानी छात्रों की बात सुनी तो अतुल आगे आया और पुराने छात्रों से कहने लगा, हम लोग तुम्हारा कोई नौकर नहीं है कि तुम्हारा काम करे। इतना कहकर अतुल ने आगे कहा, तुम लोग हमें दावत दे रहे हो तो तुम लोग यहाँ की तैयारी करो ना, हम लोग क्यों करें। जब सभी लोगों ने अतुल की बात सुनी तो सभी नए छात्र अविनाश से कहने लगे हैं, अतुल भाई सही कह रहे हैं, हम लोग यहाँ की सफाई क्यों करें। जब अविनाश ने अतुल और बाकी सभी लोगों की बात सुनी तो अविनाश ने हंसते हुए सभी से कहा, तुम लोगों को पता चल गया कि हम लोग तुम्हें यहाँ किस लिए लेकर आए हैं। इतना कहकर अविनाश जोर जोर से हंसने लगा और अविनाश ने हंसते हुए कहा, जब तुम्हें पता ही चल गया है तो तुम लोग खड़े क्यों हो, जल्दी से हमारे इलाके की सफाई करो, तभी तुम लोग यहाँ से जा पाओगे, वरना तुम लोग हमेशा के लिए यहीं पर कैद रहोगे। जब सभी लोगों ने अविनाश की बात सुनी तो सभी के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई देने लगी और सभी लोग अविनाश की शक्तियों की जाँच करने लगे, लेकिन किसी को भी अविनाश की शक्तियाँ महसूस नहीं हुई। जब किसी को भी अविनाश की शक्तियाँ महसूस नहीं हुई तो सभी के चेहरे पर परेशानियाँ दिखने लगी। जब सभी लोग परेशान हो रहे थे तभी नए छात्र के एक लड़के ने कहा, अगर हम लोग मिलकर भी इस लड़के का सामना करें तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लड़का बहुत ताकतवर है। जब सभी लोग आपस में बात कर रहे थे तभी हरे कपड़े पहने हुए दो लड़के अविनाश के पास आकर खड़े हो गए। तभी हरे कपड़े पहने हुए लड़कों ने अविनाश से कहा, दोस्त अविनाश, तुम अपने साथ हमारे लीडर कपिल के छोटे भाई को लेकर आए हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है। जब अविनाश ने हरे कपड़े पहने हुए लड़कों की बात सुनी तो अविनाश के चेहरे पर हल्की फिक्र दिखाई देने लगी और अविनाश ने कपित हुई आवाज में कहा, दोस्त आनंद, मुझे पता नहीं था कि नए छात्रों में कपिल भाई का छोटा भाई भी है। इतना कहकर अविनाश ने आनंद से आगे कहा, भाई आनंद, कपिल भाई का छोटा भाई कौन है, आप कपिल भाई के भाई को ले जा सकते हैं। जब आनंद ने अविनाश की बात सुनी तो आनंद ने अविनाश से कहा, कपिल भाई का छोटा भाई है अतुल। जब तुमने अपना नाम सुना तो अतुल के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और अतुल ने अपने आप से कहा, मुझे पता था कि मेरा भाई ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर है कि मेरे भाई कपिल का दबदबा सम्राट विद्यालय के अंदर इतना है कि मेरे भाई के नाम से ही इतने ताकतवर लड़के भी डर रहे हैं। इतना कहकर अतुल के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगे और अतुल चलते हुए आनंद की तरफ बढ़ने लगा। जब अतुल आनंद की तरफ बढ़ रहा था तभी अतुल अविनाश के सामने रुका और अविनाश से कहने लगा, मेरा हिसाब अभी बाकी है तुझसे, लेकिन मैं अपना हिसाब अभी पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैं अपने भाई के पास जा रहा हूं, लेकिन तूने जो मेरे साथ किया है उसका हिसाब मैं तुझसे लेकर रहूंगा। अतुल अविनाश को धमकी देकर बिना देर किए हुए आनंद के साथ कपिल से मिलने के लिए चला गया। जब अविनाश ने अतुल की धमकी को सुना तो अविनाश के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा और अविनाश ने अपने दांतों को पिसकार गुस्से से कहा,
कपिल थोड़ा सा क्या ताकतवर हो गया, अपने आप को इतना ताकतवर समझ आ रहा है कि कपिल अपने आप को सम्राट विद्यालय का कोई बुजुर्ग समझता है। देख लेना, कुछ ही दिनों में मैं कपिल से भी ताकतवर बन जाऊंगा, फिर देखता हूं कि कपिल अपना रुआब कैसे दिखाता है। इतना कहकर अविनाश ने अपनी निगाहें नए छत्रों के ऊपर की गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम लोग क्या खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो, चुपचाप से हमारे इलाके को साफ करो। अगर तुम लोगों ने कुछ ही देर में हमारे इलाके की सफाई नहीं की तो मैं तुम्हारी हड्डी पसंद तोड़ दूंगा। जब सभी नए छत्रों ने अविनाश की बात सुनी तो सभी नए छत्रों के चेहरों पर डर दिखाई देने लगा और सभी लोग अविनाश की बात मानकर इलाके को साफ करने के लिए बढ़ गए। जब सभी लोग आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक अविनाश को गुस्सा भरी आवाज सुनाई देने लगी। जब सभी लोगों ने गुस्से भरी आवाज को सुना तो सभी लोगों ने अपनी निगाहें उसी तरफ कर ली जहां से गुस्से भरी आवाज आ रही थी। तभी सभी लोगों ने देखा कि एक सफेद कपड़े पहनना बुजुर्ग सभी के सामने खड़ा हुआ था। जब सभी लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग को देखा तो गौरव ने धीमी आवाज में कहा, अब ये बुजुर्ग आलोक यहाँ कैसे आ गए। जब गौरव ने इतना कहा तभी आलोक ने गुस्से से चिल्लाकर अविनाश से कहा, अविनाश तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, तुम इस बार भी अपने साथ नए छत्रों को लेकर आए हो। इतना कहकर बुजुर्ग आलोक ने आगे कहा, अगर अविनाश तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो मैं तुम्हें छोटे हेड मास्टर से कहकर सम्राट विद्यालय से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर बुजुर्ग आलोक ने आगे कहा, अगर मुझे वो तीनों नए छात्र तुम्हारे बारे में तुम्हें नहीं बताते तो तुम नए छत्रों के साथ ना जाने क्या करते। इतना कहकर बुजुर्ग लोग अपनी निगाहें नए छत्रों के ऊपर की और सभी नए छत्रों से कहा, चलो सभी बच्चों मेरे साथ। जब सभी नए छत्रों ने सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग आलोक की बात सुनी तो सभी नए छत्रों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और सभी नए छात्र तेजी से बुजुर्ग आलोक की तरफ जाने लगे। थोड़ी ही देर में सभी लोग बुजुर्ग आलोक के पास पहुंच गए। जब आलोक ने सभी नए छत्रों को अपने पास आते हुए देखा तो बुजुर्ग आलोक ने अविनाश से कहा, अविनाश ये आखिरी चेतावनी है, अगर तुमने इसके बाद किसी भी छात्र को सताने की मैंने बात सुनी तो मैं तुम्हें सम्राट विद्यालय से बाहर निकालवा दूंगा। इतना कहकर बुजुर्ग आलोक सभी बच्चों को अपने साथ लेकर चला गया। जब अविनाश ने बुजुर्ग आलोक को जाते हुए देखा तो अविनाश के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा और अविनाश ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मैं उन तीनों को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर अविनाश ने अपनी मुट्ठी को कसा और एक जोरदार मुक्का एक पेड़ के ऊपर दे मारा। जैसे ही अविनाश ने पेड़ के ऊपर मुक्का मारा तो वही दूसरी तरफ एकलव्य, देव और देव का साथी तीनों ही एकला के पास पहुंच गए। तभी एकलव्य, देव और देव के साथी ने देखा कि जिस जगह पर वो लोग पहुंचे थे वो बहुत ही खूबसूरत जगह दिख रही थी। तभी एकलव्य, देव और देव का साथी तीन ही अकेले के अंदर घुस गए। तभी एकलव्य ने चाबी के ऊपर लिखे हुए नंबर को देखा और एकलव्य बिना देर किए हुए चाबी के ऊपर लिखे हुए नंबर के कमरे की तरफ जाने लगा। थोड़ी ही देर में एकलव्य 18 नंबर वाले कमरे के पास पहुंच गया। तभी एकलव्य ने बिना देर किए हुए कमरे को खोला और बिना देर किए हुए कमरे के अंदर घुस गया। तभी एकलव्य ने कमरे के अंदर घुसे हुए कहा, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, इतना लंबा सफर मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया है। इतना कहकर अविनाश बिस्तार के ऊपर जाकर गिर पड़ा और थोड़ी ही देर में एकलव्य सो गया। जब एकलव्य सोया तो वही अगली सुबह एकलव्य को काम के बाहर से आवाजें सुनने लगी। तभी एकलव्य अपने बिस्तार से खड़ा हुआ और बिना देर किए हुए कमरे से बाहर निकल गया। तभी एकलव्य ने देखा कि अकेले में करीब 100 से ज्यादा लड़के और लड़कियां दिखाई दे रहे थे। जब एकलव्य ने इतने सारे लोगों को देखा तो एकलव्य समझ गया कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि सभी नए छात्र हैं। जब एकलव्य सभी को देख रहा था तभी एकलव्य के पास एक नौकर आया और नौकर ने एकलव्य की तरफ से एक बॉक्स बढ़ा दिया और नौकर ने कहा, सारा ये छोटे मास्टर ने आपके लिए भेजा है। जब एकला बने बॉक्स को लिया और बॉक्स को देखने लगा तभी एकलव्य ने देखा कि बॉक्स के अंदर लाल रंग के कपड़े रखे हुए थे और उस पर एक सितारा भी बना हुआ था। जब एकलव्य लाल रंग के कपड़ों को देख रहा था तो एकलव्य बिना देर किए हुए अपने कमरे में गया और कपड़े को पहनने लगा। थोड़ी ही देर में एकलव्य लाल रंग के कपड़ों को पहनकर आया और बिना देर किए हुए कमरे से निकल गया। जब एकलव्य के कमरे से निकला तो एकलव्य के सामने देव और देव का साथी आ गया। जब एकलव्य ने देव को भी लाल रंग के कपड़े पहनकर देखा, एकलव्य समझ गया कि लाल रंग के कपड़े सम्राट विद्यालय की पोशाक है। तभी एकलव्य की नजर देव के सीने पर गई तो देव के सीने पर भी एक सितारा लगा हुआ था। तभी देव ने कहा, दोस्त एकलव्य चलो जल्दी से चलते हैं, ट्रेनिंग बस शुरू ही होने वाली है। इतना कहकर देव ने आगे कहा, दोस्त एकलव्य आज हमारा पहला दिन है, हम लोग आज देरी से नहीं पहुंच सकते। जब एकलव्य ने डुबकी की बात सुनी तो एकलव्य ने देव से कहा, चलो दोस्त तो हम लोग यहाँ पर खड़े क्यों हैं। जब देव और देव के साथी ने एकलव्य की बात सुनी तो देव, एकलव्य और देव का साथी तीनों हाय तेजी से सम्राट विद्यालय के स्कूल की तरफ बढ़ गए। थोड़ी ही देर में एकलव्य, देव और देव का साथी तीन ही सम्राट विद्यालय के स्कूल में पहुंच गया।
तभी एकलव्य ने देखा कि सम्राट विद्यालय का स्कूल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा था और एकलव्य ने देखा कि स्कूल के अंदर बहुत से नए छात्र अलग अलग जगह से आए हुए। जब एकलव्य लाल कपड़े पहने हुए नए छात्रों को देख रहा था तभी एकलव्य को पीले कपड़े पहने हुए छात्र भी दिखाई देने लगे और पीले कपड़े पहने हुए छात्रों के सीने पर 2 सितारे लगे हुए दिखाई दे रहे थे। जब एकलव्य पीले कपड़े पहने हुए छात्रों को देख रहा था तभी एकलव्य को सफेद कपड़े पहने हुए छात्र भी दिखाने लगे और सफेद कपड़े पहने हुए छात्र में अविनाश भी मौजूद था। जब एकलव्य ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए छात्रों को देखा तो एकलव्य अपने बगल में खड़े हुए देव से कहने लगा, देव इन सभी लोगों ने अलग अलग रंग के कपड़े क्यों पहने हैं और जो नए छात्र हैं उनके अलग कपड़े पहने हैं, ऐसा क्यों? जब देव ने एकलव्य की बात सुनी तो देव ने एकलव्य से कहा, पता नहीं भाई एकलव्य, अगर हमें पता करना है तो हमें स्कूल के अंदर जाना होगा। जब इनकलाब बने देव की बात सुनी तो देव ने एकलव्य से कहा, तो हम लोग खड़े क्यों हैं, चलो हम लोग स्कूल के अंदर चलते हैं। इतना कहकर एकलव्य और देव बिना देर किए हुए स्कूल के अंदर जाने लगे। थोड़ी ही देर में एकलव्य, देव और देव का साथी एक हॉल के अंदर पहुंच गए। तभी एकलव्य ने देखा कि हॉल के अंदर सभी छात्र खड़े हुए और सभी छात्रों के सामने एक मंच बना हुआ था। जब एकलव्य ने सभी को खड़ा हुआ देखा तो एकलव्य भी सभी के साथ खड़ा होने के लिए आगे बढ़ गया। जब अविनाश की नजर एकलव्य के ऊपर पड़ी तो अविनाश ने एकलव्य का रास्ता रोक लिया और अविनाश एकलव्य से कहने लगा, तूने कई बुजुर्ग आलोक से हमारी शिकायत की थी। जब एकलव्य ने अपने सामने अविनाश को देखा और अविनाश की बात सुनी तो एकलव्य ने बिना डरे अविनाश से कहा, हाँ मैंने की थी तेरी शिकायत। जब अविनाश ने एकलव्य की बात सुनी तो अविनाश के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा और अविनाश ने चिल्लाकर कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम लोगों की शिकायत करे, तुझे पता है कि हम लोग कौन है? जब एकलव्य ने अविनाश की बात सुनी तो एकलव्य ने हंसते हुए अविनाश से कहा, तुम लोग कोई भी बने रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एकलव्य की बात अविनाश ने सुनी तो अविनाश के चेहरे पर गुस्सा दिखाने दे और अविनाश ने अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब हॉल में खड़े हुए लोगों ने अविनाश को शक्तियां बाहर निकलते हुए देखा तो सभी लोग शोर मचाने लगे। तभी एक पीले कपड़े पहने हुए छात्र ने चिल्लाते हुए कहा, क्या मुकाबला शुरू होने वाला है? अब तो बहुत मजा आएगा। जब पीले कपड़े पहने हुए छात्र ने अविनाश को देखा तो पीले कपड़े पहने हुए छात्र ने चिल्लाते हुए अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों क्या अविनाश किससे मुकाबला करने वाला है? जब पीले कपड़े पहने हुए लड़के ने अपने साथियों से इतना कहा तभी पीले कपड़े पहने हुए लड़के के साथी ने उसे कहा, पता नहीं दोस्त, लेकिन इस लड़के की ड्रेस से पता लग रहा है कि यह लड़का नया छात्र है। जब पीले कपड़े पहने हुए लड़के ने अपने साथी की बात सुनी तो पीले कपड़े पहने हुए लड़के ने हंसते हुए कहा, लगता है आज इस लड़के का सम्राट विद्यालय के अंदर आखिरी दिन है, इसे पता नहीं है कि इसने किससे पंगा ले लिया है। जब सभी लोग आपस में बात कर रहे थे तब अचानक सभी लोगों को गुस्से से भरी आवाज सुनाई देने लगी। जब सभी लोगों ने गुस्से भरी आवाज को सुना तो सभी लोगों ने अपनी निगाहें मंच की तरफ की तो सभी लोगों ने देखा कि उनके सामने बुजुर्ग रिजवान आ चुके थे। थोड़ी ही देर में छोटे हेड मास्टर भी सभी के सामने आ गए। तभी छोटे हेड मास्टर ने चिल्लाते हुए सभी से कहा, तुम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो? इतना कहकर छोटे हेड मास्टर की नज़र अविनाश और एकलव्य के ऊपर गई तो छोटे हेड मास्टर ने चिल्लाते हुए अविनाश से कहा, अविनाश तुम अपनी हरकतों से बाज कब आओगे? जब अविनाश ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो अविनाश ने अपनी शक्तियों को वापस अपने शरीर के अंदर भरा और छोटे हेड मास्टर से अविनाश ने माफी मांगी। ह्यू छोटे हेड मास्टर से कहा, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये लड़का मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, इसलिए मैं इसे बता रहा था कि सीनियर की इज्जत कैसे करते हैं। जब छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य को देखा तो छोटे हेड मास्टर ने अविनाश से कहा, अविनाश चलो ठीक है, सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, मैं सभी को कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जब सभी लोगों ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो सभी लोग बिना देर किए हुए तेजी से अपनी अपनी जगह पर खड़े होने लगे। थोड़ी ही देर में सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। जब छोटे हेड मास्टर ने सभी को अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए देखा तो छोटे हेड मास्टर ने सभी से कहा, तो पुराने छात्रों को पता है हर 10 साल में एक विद्यालय महामुकाबला होता है और जो कोई भी महामुकाबले को जिताता है उस विद्यालय का राज 10 साल के लिए शक्ति पहाड़ी के ऊपर हो जाता है। और सभी को पता है कि अगर किसी के पास शक्ति पहाड़ी के ऊपर कर्जा होता है तो वो विद्यालय कितना ताकतवर हो जाता है। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर ने आगे कहा, तो सभी को पता है कि बहुत सालों से मोहन विद्यालय ने शक्ति पहाड़ी के ऊपर अपना कब्जा कर रखा है, लेकिन इस बार हमें शक्ति पहाड़ी के ऊपर अपना कब्जा लेना है। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर ने सभी से चिल्लाकर कहा, तो आज से करीब 1 महीने के बाद विद्यालय महामुकाबला शुरू होने वाला है, लेकिन हमें विद्यालय महामुकाबले के लिए ताकतवर से ताकतवर योद्धा को चुनना होगा। हमें 10 ताकतवर योद्धा चुनने होंगे, जिसके लिए हमने आज से करीब 5 दिन बाद एक प्रतियोगिता रखी है। जिस प्रतियोगिता में 10 योद्धा जीतेंगे वही विद्यालय महामुकाबले के लिए चुने जाएंगे। सम्राट विद्यालय की तरफ से सभी लोगों ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और सभी लोग खुश होकर आपस में बात करने लगे।
तभी गौरव ने अविनाश से कहा, देख लेना भाई अविनाश, क्या बार सम्राट विद्यालय की तरफ से हम दोनों महामुकाबले में हिस्सा लेंगे। ऐसे ही सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी सभी लोगों ने एक आवाज सुनी। तभी उस आवाज ने कहा, मुझे माफ कर देना छोटे हेड मास्टर जी, हम लोगों को देर हो गई है। जब सभी लोगों ने आवाज को सुना तो सभी लोगों ने अपनी निगाहें आवाज की तरफ कर ली।